हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस चैप्टर में आपको यह बताया गया है कि भाई पृथ्वी के अंदर है क्या, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, और अगर हम आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं तो हमें जानकारी कैसे मिली है। तो इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। और आंतरिक भाग में जो घटना घटती है उसका हमारे जो जहाँ पर हम रह रहे हैं, धरातल पर रह रहे हैं, तो उस हमारी ह्यूमन लाइफ पर क्या असर पड़ता है, ये भी आपको चैप्टर में बताया गया है, ध्यान रखना। तो इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको उसके फ्री पीडीएफ नोट्स है तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 एएसपी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने है। कुछ ही पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। देखो, अगर मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूँ, अब चैप्टर का नाम ही है भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि हमें आंतरिक संरचना के बारे में जानना है। तो आप क्या सोचते हो, कैसे जानेंगे? खुदाई करके? कितनी गहराई तक आप चले जाओगे? अगर आप मान लो कि एक पर्टिकुलर हम खनन भी करते हैं तो कितनी गहराई तक हम जा पाएंगे? और मान लो 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लो, उससे ज़्यादा जा ही नहीं पाएंगे। तो उसके अगर हम इतनी खुदाई करेंगे भाई 3 से 4 किलोमीटर के, तब भी नहीं जान पाएंगे पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या, पृथ्वी के आंतरिक पार्ट है क्या ऐसा। तो इसलिए हमें जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या, तो हम इनडायरेक्ट सोर्स यानी कि अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर निर्भर रहते हैं। अप्रत्यक्ष प्रमाण आपका टॉपिक है आगे, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पे इंट्रो बता रहा हूँ आपको। देखो, जैसे कि अप्रत्यक्ष प्रमाण आपका भूकंपीय तरंगे, जिससे भूकंप आते हैं, ठीक है, और उल्का पिंड हो गए, ठीक है। तो इन सब को हम एक प्रमाण मानते हैं, जिसको हम अप्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, जिससे हम पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या उसके बारे में जान पाते हैं। अब एक बस इतना समझना है कि भाई अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर निर्भर है। अप्रत्यक्ष प्रमाण मैंने बता दिया, मैं डिटेल में टॉपिक है बता दूंगा। अब देखो, अब ये आपके मन में आ रहा होगा भाई पढ़ना क्यों है, इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर यानी आंतरिक भाग में कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना, जिसका डायरेक्ट असर हमारी ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है, जहां पर हम रह रहे हैं। चाहे भूकंप की बात कर लो, चाहे सुनामी की बात कर लो, तो इससे ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होती है, जितने भी जीव प्रजाति यहाँ पर रहती है, ठीक है, पृथ्वी पर। समझ आ गया? तो पृथ्वी की सतह पर लगातार दो तरह की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। पहली आपकी बहिर्जात प्रक्रियाएं, दूसरी आपकी अंतर्जात प्रक्रियाएं, ठीक है। बहिर्जात प्रक्रिया क्या होती है भाई? जो कि भारी यानी कि सतह के ऊपर हो रही है। मान लो ये आप सतह मान लो इसको, ठीक है। तो बहिर्जात यानी जो सतह के ऊपर हो रही है, और अंतर्जात प्रक्रिया यानी कि जो सतह के नीचे हो रही है, यानी इसके नीचे आप मान लो, ठीक है। ये पूरे पृथ्वी यहाँ से लेकर पृथ्वी का धरातल हो गया, यानी कि इसके ऊपर बहिर्जात प्रक्रिया हो रही है, और इसके नीचे जितनी वो अंतर्जात प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है। समझ आ गया भाई? ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे मैं बात करूं, बहिर्जात प्रक्रिया में क्या आ जाएगा भाई? आपका जैसे कि क्षरण आ जाएगा, अपर्दन आ जाएगा। अब क्षरण होता क्या है? क्षरण मतलब ये समझ लो कि भाई पृथ्वी जो चट्टाने हैं, जो जमीन है, उसका ऊपरी हिस्सा नष्ट होना है, उनको नुकसान पहुंचना। अपर्दन भी इस प्रकार से ही होता है कि भाई हवा हो गई, पानी हो गया, उसको लगातार किसी जमीन से बह रही है, चट्टान से बह रही है, तो उसकी ऊपरी परत बिल्कुल ही हटा देगी। तो ये कैसी प्रक्रिया जो कि जमीन के ऊपर देखने को मिल रही, धरातल के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी धरातल के भारी हिस्से पे देखने को मिल रही है, या पृथ्वी के भारी हिस्से पे देखने को मिल रही है। और इससे भी कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ इफेक्ट तो होती है, सीधी सी बात है। अब आगे देखिए, अब अंतर्जात प्रक्रिया जो कि आंतरिक भाग में हो रही है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो लावा होता है भाई, वो कहाँ से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से तो निकलता है, आसमान से तो निकलता नहीं है। तो एक आंतरिक प्रक्रिया है, भूकंप है, वो आपके जो पृथ्वी के अंदर से एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र, वहां से ऊर्जा निकलती है। तो वहां से ऊर्जा फैलती तरंगों के रूप में धरतल पर पहुंचती है, तरंगों के रूप में। तो वहां से ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होती है, समझ रहे हो? तो ये भूकंप ज्वालामुखी क्या है कि आंतरिक प्रक्रिया है, जो कि डायरेक्ट सतह पर हमको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। समझ आ गया? तो बहिर्जात प्रक्रिया अंतर्जात प्रक्रिया में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये भी जो बहिर्जात और आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, और मेनली जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमें सतह पर प्रभावित कर रही हैं भाई, सतह पर प्रभावित कर रही हैं। और जब सतह पर प्रभावित कर रही हैं हमें, तो क्यों ना पढ़े हम आंतरिक संरचना के बारे में, क्यों ना पढ़े भाई, कि भाई ऐसा है क्या पृथ्वी के अंदर जो हमको इतना डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है सतह पर जहां पर हम रह रहे हैं। तो आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इन्हीं प्रक्रियाओं से तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह का आकार लगातार बदलता रहता है, आकार प्रकार बदलता रहता है। सतह आपने देखा ना, कहीं हिमालय आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं चट्टान बिल्कुल चपटी है, कोई ऐसी नुकीली टाइप सी है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो पृथ्वी की जो सतह है उसका आकार प्रकार बदलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले
तो पृथ्वी की आंतरिक गतियों का असर सीधे भू आकृति और मानव जीवन पर पड़ता है, जो बता चुका हूं मैं आपको। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं इन्हीं प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है, जो मैंने पीछे आपको बताई है। समझ आ गया। अब जो भूकंप है वो ओशन वाले हिस्से में आ रहा है, सीधी बात सुनामी तो आएगी आएगी भाई, आपको पता है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जो भूकंप है आपका कैसे हिस्से में आ रहा है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, समुद्र है, तो वहां पर सुनामी आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बता दी, इंट्रोडक्शन था ये। अब पृथ्वी जो है ना, मेनली उसको हम 3 भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है, भूपर पट्टी, मेंटल और कोर। आप सोच रहे होंगे यार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों में बांट दिया हमने, भूपर पट्टी, मेंटल, कोर। अच्छा, लेकिन पता कैसे चला? तो उसकी जानकारी मिली कैसे कि भाई पृथ्वी के अंदर ये 3 परतें हैं, भूपर पट्टी, मेंटल, कोर। तो ये चैप्टर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि भाई हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर ये ऐसे 3 परतें हैं और सबकी विशेषता अलग अलग है, सबकी गहराई अलग अलग है, सबका टेम्परेचर अलग अलग है। आगे चलें। अब यहां से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कि भूगर्भ की जानकारी के साधन। भू यानी कि आपका जमीन, उसका गर्भ यानी उसके नीचे के हिस्सा। अब पृथ्वी के गर्भ की बात हम करें, उसकी जानकारी के साधन क्या है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ जानकारी के साधन की, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। कोई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि मुझे पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो लगभग 6378 किलोमीटर, कितनी है? 6378 किलोमीटर है। त्रिज्या क्या होती है देखो, मान लो ये सर्कल है, सर्कल यानी पृथ्वी है, सॉरी ये क्या है? पृथ्वी है। तो यहां से यहां तक तो पूरा व्यास कहलाता है, ये केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा व्यास हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं त्रिज्या की, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? त्रिज्या की। 2 मिनट दोबारा बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं त्रिज्या की, ठीक है, 2 मिनट ध्यान रखना। देखो जब हम बात करते हैं त्रिज्या की, तो इस कैसे सेंटर मान लो, केंद्र मान लो, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है जो कितनी है? 6378 है। 6378 किलोमीटर अपनी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी पृथ्वी की, ठीक है। अब पृथ्वी की जो आंतरिक परिस्थिति ऐसी है ना भाई कि हमको जानना संभव ही नहीं है कि पृथ्वी के अंदर है, क्योंकि हम वहां पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो और वहां से क्या हमको जानकारी ला पाए, ये लिखा है यहाँ पर कि पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सके। यहाँ से कोई नमूना ला सके, मतलब कि पृथ्वी के अंदर जाए और वहां से कुछ लेके आ सके, देखो भाई पृथ्वी के अंदर से ये मिला है, और इसको फिर यहाँ पर विश्लेषण कर पाए, उसका ऐसा कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है? जानकारी के लिए कुछ सोर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो, तो पहला सोर्स आपका प्रत्यक्ष स्रोत होता है, दूसरा स्रोत आपका अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। समझ आ गया? जिससे हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे, पहले प्रत्यक्ष स्रोत की, फिर हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत की। तो प्रत्यक्ष स्रोत की बात करता हूं। प्रत्यक्ष स्रोत वो होगा जहां पे हम डायरेक्ट क्या कर पा रहे हैं, हम विश्लेषण कर पा रहे हैं किसी चीज का। मतलब मान लो कि मेरे हाथ में रिमोट है, जो कि मुझे पृथ्वी की सतह से ही मिल गया, मैं इसका विश्लेषण कर पाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर ऐसे ऐसे बटन है, इसकी ऐसे बनाए, समझ रहे हो? तो मैं प्रत्यक्ष स्रोत लिया, मेरे को प्रत्यक्ष स्रोत मिला और मैंने इसका विश्लेषण कर लिया। तो ऐसे ही जो प्रत्यक्ष स्रोत होती है वो क्या है? धरातलीय चट्टानें होती हैं। तो ये इजीली हमें कहीं भी खनन क्षेत्र से मिल जाते हैं, जहां पर खुदाई का कार्य चल रहा है। हम इजीली कहीं भी मैदानी इलाके में या कहीं पहाड़ी इलाके में जाकर चट्टानें देख सकते हैं, जहां से हम डायरेक्ट उसका क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब कि उसको देख सकते हैं क्या खासियत उसकी है। तो ऐसे पता चल जाएगा कि भाई पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चट्टानें बनी है वो आंतरिक गतिविधियों से ही बनी है, ध्यान रखना है। तो धरातलीय चट्टानों भी एक अच्छा सोर्स होता है अगर हम पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे आसानी से मिलने वाला जो ठोस पदार्थ है वो क्या है? धरातलीय चट्टान है, जो कि कहीं भी आपको खनन क्षेत्र से मिल जाएगी। समझ आ गया? अब आगे देखिए कि दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। इसकी सोने की खदानें 3 से 4 किलोमीटर की गहरी है, और इससे अधिक गहराई तक जाना कठिन है, क्योंकि तापमान बहुत अधिक हो जाता है, इंसान तो वहीं पिघल जाएगा, ध्यान रखना। तो 3 से 4 किलोमीटर तक तो जाना बहुत कठिन है। समझ आ गया? तो 3 से 4 किलोमीटर जो है सोने की खदानें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती हैं। अब आगे और देखिए, अब वैज्ञानिक परियोजनाएं चली हैं, कुछ वैज्ञानिक परियोजनाएं चलाई गई हैं, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आ भी सकता है, बाकी चांस नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है।
तो दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है खनन को लेकर। पहला है भाई गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, उसके बाद है सम्मिलित समन्वित, क्या समन्वित, ठीक है। उसके बाद समन्वित महासागरीय प्रवेदन योजना। समझ आ गया। दो क्या चलाई यहाँ पर परियोजना चलाई गई। प्रवेदन मतलब एक तरह से आप समझ लो खुदाई, ठीक है ना। तो गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना चलाई गई और समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, यानी कि हमने समुद्र में क्या करना है भाई, प्रवेदन करना है, ड्रिलिंग करनी है, ऐसे ही डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ऐसे दो प्रोजेक्ट चलाए गए जहाँ जो कि समुद्र में खुदाई से लेकर है, यानी मैं कहूँ ओशन में ड्रिलिंग को लेकर है, प्रवेदन को लेकर है, खुदाई को लेकर है। समझ आ गया। बस आपको इतना ही जानना था इस टॉपिक में। अब एक और चीज देखिए कि अब तक का सबसे जो गहरा क्षेत्र है ना, अब तक का सबसे गहरा ड्रिल करा गया है या प्रवेदन करा गया है वो कोला क्षेत्र में करा गया है। कहाँ करा गया है? कोला क्षेत्र में, जो कि आर्कटिक महासागर में है। कितना करा गया है? 12 किलोमीटर गहराई तक करा गया है। और इन परियोजनाओं से प्राप्त जो चट्टानों का विश्लेषण हमें यह बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि जहां पर हम प्रवेदन कर रहे हैं वहां से जो हमें चट्टानें मिल रही हैं उससे हम जानकारी इकट्ठी कर पा रहे हैं, विश्लेषण कर पा रहे हैं कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन ये काफी लिमिटेड बात है, ये काफी लिमिटेड है। हमें कितनी ही जानकारी मिल जाएगी भाई, जब एक्चुअल में हम नीचे जाएंगे ना, नीचे से जो चीजें मिलेंगी तब हमें पता चलेगी बातें। लेकिन यह काफी लिमिटेड है, यहाँ से हमें जानकारी इतनी नहीं मिलती है। समझ आ गया। लेकिन अब दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। तो जब लावा बाहर आता है, आपको पता है देखो लावा तो पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, अब वो किस परत से आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब तो समझ लीजिए भाई कि धरातल के अंदर से आ रहा है, सीधी सी बात है। तो लावा बाहर आता है तो पृथ्वी के अंदर का पदार्थ सतह पर पहुंच जाता है। बस सतह पर पहुंच गया तो उसको हम डायरेक्ट विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मौजूद है ना वो। अब देख लीजिए भाई कि जो अंदर से जो ये बाहर आया लावा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पेन चेंज करते हैं। अगर आप देखो जो ये बाहर आया है हिस्सा, तो इसको जो वैज्ञानिक है इजीली क्या कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो पता चल जाएगा भाई जमीन के अंदर ऐसा है क्या। समझ आ गया। और ज्वालामुखी एक टाइप से आपका अप्रत्यक्ष स्रोत में भी गिना जाता है। समझ आ गया। आगे चलते हैं भाई। और एक पॉइंट यहाँ पर रह गया बस, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, मैंने बता दें क्यों प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट हमारे हाथों में है ना चीजें, हम डायरेक्ट विश्लेषण कर सकते हैं भाई। क्यों देख लो सतह पर आ गया पृथ्वी के अंदर से। अब कठिनाई ये होती है कि ये मैग्मा है ना कितनी गहराई से आया है, ये जो मैग्मा है कितनी गहराई से आया है, ये जानना बड़ा मुश्किल है भाई। ध्यान रखना कि कितनी गहराई से आया है। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत की। अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर है, देखो जैसे कि यहाँ पर खनन हो गया, उल्कापिंड हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, भूकंप, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट जो है नहीं जा सकते पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर हम ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमें इनडायरेक्ट सोर्स यानी कि अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इन्हीं को हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो पहला जो अपना क्या है अप्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमें मिलता है खनन से। वो मिलता है हमें खनन से। क्या मिलता है? देखो मैंने बताया कि अधिकतर जो खनन हमने करा है लगभग वो तो 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक हम कर पाते हैं, ठीक है। 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक। लेकिन जो ड्रिलिंग है वो 12 किलोमीटर तक कर चुके हैं हम कोला क्षेत्र में। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने इतनी तो करी, हमने 12 किलोमीटर तक, 3-4 किलोमीटर तो गए ना भाई। तो इतने खनन करने से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमने ये देखा कि भाई खनन करने से क्या जानकारी मिलेगी, गहराई जैसे जैसे बढ़ रही है ना तो पदार्थों का तापमान, दबाव और घनत्व बढ़ रहा है। ध्यान रखना, गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, दबाव बढ़ रहा है पदार्थों के बीच में और घनत्व भी बढ़ रहा है। तो घनत्व मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं मान लेता हूँ एक पदार्थ है, पदार्थ वो चीज होती है जिसका कुछ मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान आप जस्ट समझ लीजिए वजन से, ठीक है। और जो जगह घेरता हो वो आपका क्या होता है भाई? एक पदार्थ होता है। तो जैसे जैसे हम गहराई पर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। और जब मैं घनत्व बता रहा हूं तुमको तो घनत्व कहने का मतलब है, देखो अगर ठोस है, क्या है, अगर चीज ठोस है तो उसमें क्या है, जो उसके कण है उस पदार्थ के अंदर वो बहुत पास पास हैं। कण क्या है? बहुत पास पास है। तो जिससे ये पता चलता है कि जो इसके घनत्व है बहुत ज्यादा है,
लेकिन एक दूसरा पदार्थ है जिसके कण बहुत दूर दूर हैं, जैसे पानी का हो गया मान लो, ठीक है, पानी एक पदार्थ है लेकिन जिसके जो कण है वो बहुत दूर दूर है, तो उसकी जो घनत्व है वो ज्यादा होगी, इसका जो घनत्व है वो कम होगा, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम खनन कर रहे थे तो हमें एक जानकारी मिली कि जैसे जैसे हम नीचे जब खनन कर पा रहे हैं, 1 किलोमीटर खनन करा तो वहां पर पदार्थों का टेम्परेचर कुछ था, वहां पर दबाव कुछ और था, घनत्व कुछ और था, लेकिन हम दूसरा 1 किलोमीटर और खुदाई करी तो वहां पर तापमान, दबाव, घनत्व फिर चेंज हो गया। तो यहाँ पर यह समझा गया कि यार जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है तापमान, दबाव और घनत्व बढ़ रहा है। तो ऐसे ही क्या करा गया, इसी से पता कर लिया गया कि वैज्ञानिकों ने कि विभिन्न गहराइयों पर ये पदार्थ होंगे और उनका अनुमानित मान यहाँ पर ले लिया गया। तो इससे ऐसा पता चलता गया कि भाई पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या। ठीक है, समझ आ गया। और अब ये मत सोचना कि भाई एक ही प्रमाण से हमने सब कुछ कंक्लूजन निकाल लिया और एक ही प्रमाण से हमने आंतरिक संरचना के बारे में जान लिया, नहीं, ये एक हिस्सा है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या। और भी सोर्स बताऊंगा तो सबका एक साथ यूज करके जो वैज्ञानिक है वो यूज करते हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या, ध्यान रखना है। तो आगे चले, देखो दूसरा जो आपका स्रोत है वो है उल्कापिंड। उल्कापिंड तो आपने देखा ही होगा, जो आपने अंतरिक्ष में देखा ना, कोई पथरीली सी वस्तु उड़ती हुई आती है, तो वो माना जाता है कि वो जिस पदार्थों से पृथ्वी बनी है उन्हीं पदार्थों से उल्कापिंड बनी है, यानी जो विशेषता पृथ्वी के जो विशेषता उल्कापिंड की होगी ना, वही विशेषता पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग की भी होगी, क्योंकि दोनों सेम पदार्थों से बने माना जाता है। ठीक है, अगर आपने मेरी सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उल्कापिंड पृथ्वी का ग्रह कैसे बने हैं, मैं उल्कापिंड का जिक्र भी करा था, आपको पता होगा। अब देखो भाई, तो उल्कापिंड अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार कुछ उल्कापिंड आपका ये होता है, जिसकी जो कि देखो इनडायरेक्ट सोर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का हिस्सा तो है नहीं, ये तो हमें अंतरिक्ष से मिल रहा है ना, और किसी जगह पर गिरता हुआ दिख जाता है किसी हिस्से में पृथ्वी पर, या अंतरिक्ष में रहते हैं, बाकी कुछ कुछ पृथ्वी पर आ भी जाते हैं। तो इन्हीं का अध्ययन करके जो हम जान पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऐसा होगा क्या। ठीक है, इसका अध्ययन करके, तो है तो एक इनडायरेक्ट सोर्स, ध्यान आपको ये रखना है। तो उल्कापिंड क्या है, अंतरिक्ष की पथरीली वस्तुएं हैं। तो इनमें जो पाए गए पदार्थ हैं, जो उल्कापिंड है इसमें जो पदार्थ पाए गए हैं इनकी और जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए गए पदार्थ उनकी तुलना करी जाती है। क्या करी जाती है भाई, तुलना करी जाती है। और तुलना करने का मतलब है कि तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि भाई सेम पदार्थ से बनी, तो बस पता चलते ही तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा कि भाई ये किस किस चीज से बनी है, तो बस इस फिर पता चलता ही कि भाई तुलना करते पता चल जाता है कि सेम चीज है। तो बस इसका और अच्छे से विश्लेषण करके हम पता कर पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या। ध्यान रखना है। अब अंतर अवश्य हो सकता है कि भाई पृथ्वी के पदार्थों में और उल्कापिंड के पदार्थों में अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है अगर हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानना है कि पृथ्वी किससे बनी ये जानना है। समझ आ गया तुम्हें? आगे चलो। अब गुरुत्वाकर्षण भी एक इंपॉर्टेंट स्रोत है जो कि अप्रत्यक्ष प्रमाण है, ध्यान तुम्हें रखना है। देखो, तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें पता ही होगा पहले क्या होता है। देखो, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कुछ भी दो ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, कोई वस्तु है, ठीक है, जिनका कुछ द्रव्यमान होगा यानी वजन कुछ होगा, मान लीजिए आप, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सीधी सी बात है। अब आकर्षित तो कर रहे हैं, अब कौन किसको ज्यादा आकर्षित करेगा? जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा यानी जिसका ज्यादा वजन होगा, एक तरह से आप मान लीजिए, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा दूसरी वस्तु को। ठीक है, मान लीजिए कि इसका मास ज्यादा है, ठीक है, इसका कम है, हमें दिख भी रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, अपने पास ये पेन इसकी तरफ खिंचता चला जाएगा। अब तुम बोलोगे पेन कहाँ खिंचता चला जा रहा है, क्योंकि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं। तो पृथ्वी पर खड़े होने का मतलब क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमसे ज्यादा है, तभी तो पृथ्वी हमको ऊपर उड़ने नहीं देती है, वो नीचे हमें बांधे रखती है, जब तो हम जमीन पर चल पा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इसको छोड़ते ही ये नीचे गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी इनको आकर्षित कर लेती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। समझ आ गया तुमको? ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गुरुत्वाकर्षण से हमें किस, अब देखो तुम्हें गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझ आया, तो गुरुत्वाकर्षण से हमें किस प्रकार से आंतरिक पार्ट के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि एक इनडायरेक्ट सोर्स है ये। तो पृथ्वी पर गुरुत्व बल हर जगह समान नहीं होता है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर हमारा गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सेम नहीं है। मान लीजिए, देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका हो गया भाई 0 डिग्री से 0 डिग्री है ना, यानी कि भूमध्य रेखा ही हो गई।
ये आपके ध्रुव हो गए। ये क्या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, वो नॉर्थ, ये साउथ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भूमध्य रेखा पर तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि कारण ये है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, चपटा है। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है भाई, पृथ्वी का आकार थोड़ा कैसा है, चपटा है, थोड़ा जियोइड शेप है। और पदार्थों के घनत्व में अंतर की वजह से, क्योंकि भाई पदार्थ का घनत्व में अंतर होगा तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण में भी अंतर आएगा। घनत्व में बता चुका हूं, कोई ठोस वस्तु है उसका घनत्व ज्यादा होगा लिक्विड के मुकाबले, सीधी सी बात है, तो वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वस्तु को, तो वहां पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा वो लगाएगा कंपैरिजन टू दूसरा जिसका घनत्व कम है। तो पदार्थों घनत्व में अंतर देखने को मिलता है हमारी पूरी पृथ्वी के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है कि ध्रुवों पर क्या होता है, हमें अधिक देखने को मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल, और आपका जो भूमध्य रेखा है यानी यहाँ पर वो कम देखने को मिलता है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और आप एक और चीज देखना चाहो तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम है मुकाबले इसके। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर मानना चाहूँ तो ध्रुवों पर अधिक इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है। और सेंटर से भूमध्य रेखा तक अगर आप एंड पे जा रहे हो तो इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। और जितनी दूरी आप बढ़ाते जाओगे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से ध्रुवों पर एक कारण तो ये भी हो गया भाई, चपटा आकार है और पदार्थों के घनत्व में अंतर है। चपटाकार होने की वजह से क्या हो रहा है कि ध्रुव थोड़ा पास हो चुका है और ये वाला हिस्सा जो है दूर हो चुका है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखने को मिलता है। और इसी असमानता को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। जो हमें गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखने को मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। और इसी गुरुत्व विसंगति का फायदा उठाते वैज्ञानिक जानने के लिए कि पृथ्वी के अंदर ऐसा है क्या। तो इससे हमें पृथ्वी के अंदर पदार्थों के घनत्व वितरण की जानकारी मिल जाती है कि भाई हमें पता चल जाएगा ना कि भाई अंदर पदार्थ जो हैं, देखो जैसे कि मैंने बताया कि गहराई बढ़ रही है वहां पे पदार्थों का वो तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है ना। और जब घनत्व बढ़ रहा है तो वहां से हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चल जाता है ना। अब गुरुत्वाकर्षण बल से हम क्या फायदा कर पाते हैं, क्योंकि हमें पदार्थों के घनत्व में अंतर होगा तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल में भी अंतर आएगा, सीधी सी बात है बस। तो जब यही देखते हैं भाई कितनी गहराई पर जाने पर हमको गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखने को मिल रहा है। अगर अंतर देखने को मिला तो हम समझ जाएंगे पृथ्वी के अंदर क्या है, पदार्थ अलग अलग हैं। अगर हमें समान गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिलता पृथ्वी के अंदर तो हम मान जाते क्या मान जाते कि पदार्थ सारे समान है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही नहीं सेम। तो हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर पदार्थ समान नहीं है। समझ आ गया भाई? तो ये तो जानना था कि भाई पृथ्वी के अंदर पदार्थ समान नहीं, तो बस तो ये एक जानकारी मिल गई हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, देखो पृथ्वी की 3 परतें होती है, मैं तुम्हें बता चुका हूं। एक भूपर पट्टी होती है, दूसरी मेंटल होती है, तीसरी आपकी कोर होती है। क्या होती है, कोर। तो कोर से क्या निकलता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। कोर से आपका जो है इसको हम क्रोड भी कहते हैं, वहां से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। आप इस प्रकार से देख लीजिए कि भाई कोर से आपका चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, वो इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर फैला रहता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो सूरज से आने वाले जो आवेशित कण हैं वो उसको दूर भगा देती है। ये चुंबकीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई कि सूरज से आने वाले जो कण है उसको दूर भगा देती है, बस आपको इतना जानना है किसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जान पाते हैं। जो भी ऐसे कण हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो कि चुंबक के पास आ जाते, जैसे लोहा है, देख लो भाई लोहा क्या करता है, अट्रैक्ट होता है, सीधी सी बात है चुंबक के पास। ऐसे ही वही बात है। तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र है जहां होगा तो वहां पर ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दायरे में है उसके पास आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भाई इसी प्रकार से हमें आंतरिक भागों के बारे में जानकारी मिल जाती है। समझ आ गया? पदार्थों की स्थिति कैसी है और उनकी गतिविधि की जानकारी हमें चुंबकीय क्षेत्र देता है। ध्यान रखा मैंने बता दिया, करोड़ से जो है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है और फैलता है। और इससे अलग अलग पदार्थों की स्थिति हमें पता चल जाती है भाई कौन सा पदार्थ जो है जिसके जो चुंबकीय क्षेत्र उसको आकर्षित करता है और कौन से पदार्थ को नहीं करता है। जिसको आकर्षित करता है हम समझ जाएंगे वह ऐसे ही पदार्थ है जो चुंबक से अट्रैक्ट होता है।
तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या चीज है, पता चल जाता है चुंबकीय क्षेत्र से। उसके बाद आपके भूकंप संबंधी प्रक्रिया, जो कि आपका टॉपिक भी है, डिटेल में ध्यान रखना है। तो भूकंप संबंधी क्रिया यानी कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करा जाता है। तो भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप आता कैसे भाई, एक पॉइंट होता है जहां से ऊर्जा निकलती है, उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, वहां से आपकी तरंग निकलती है। तो इन तरंगों का अध्ययन करा जाता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में जानने के लिए, भाग के बारे में जानने के लिए। क्यों? कि जो तरंग होती है ना, किसी पदार्थ से गुजर पाती है, किसी प्रकार के पदार्थ से गुजर नहीं पाती है। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। तो जब ये पता चल गया हमें कि इस पदार्थ से इस पदार्थ से ये तरंग निकल जाएगी, इस पदार्थ से ये नहीं निकलेगी, तो हम पता चलेगा ना कि भाई पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहां पर हमें पदार्थ अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिससे क्या पता चलता है हमें कि पृथ्वी के अंदर है क्या। सीधी सी बात है। इसी प्रकार से हम बता, इन्हीं का अध्ययन करके, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हम ये पता कर पाए हैं कि ये 3 परतें हैं पृथ्वी के अंदर। समझ आ गया? और ये सबसे प्रभावी अप्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है, भाई मैंने बताया। इसी का पता कर, इसी भूकंपीय तरंगों की मदद से हम पता कर पाए हैं कि भाई आंतरिक भाग में ज्यादा है, आंतरिक भाग में है क्या ऐसा। समझ आ गया? तो ये आपके अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो कि हमें जानकारी देते हैं इसके बारे में, पृथ्वी के अंदर है क्या। बाकी जो तरंग मैंने बोली है वो 2 तरह की आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पी वेव हो गई और एक आपकी एस वेव हो गई। ठीक है, पी वेव यानी आपकी प्राथमिक तरंगे और एस वेव यानी आपकी द्वितीयक तरंगे, और एक धरातलीय तरंगे भी होती हैं। ठीक है, बस आपको इतना समझना है अभी फिलहाल के लिए, कि जिससे हमें जो है, जिनका यूज करके पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी इकट्ठी करी जाती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। अब भूकंप की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो भूकंप है क्या? तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। ठीक है, यानी कि पृथ्वी में वाइब्रेशन होना, शेकिंग होना। ठीक है, पृथ्वी का कंपन। अब जो पृथ्वी का कंपन ये होता कैसे, ये भी बात करेंगे। टॉपिक हल्का सा आपका छोटा सा दे रखा है, ध्यान रखना। तो भूकंप का मतलब हो गया पृथ्वी का कंपन, जो कि एक नेचुरल घटना है, प्राकृतिक घटना है। और ये कंपन होता कब है? जब पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊर्जा जो है ना, तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, एक पॉइंट है पृथ्वी के अंदर का एक। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे बताना है मुझे। आप मान लीजिए पृथ्वी का हिस्सा है, सतह है, इसके नीचे कोई एक बिंदु है, पृथ्वी के अंदर कोई बिंदु है जहां से ऊर्जा निकल रही है और चारों दिशाओं में तरंगों के रूप में फैल रही है। आप देख रहे हो ना, ये तरंगों के रूप में फैल रही है और पूरे इसी प्रकार से फैलते जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, तरंगों के रूप में फैल रही है और हमें कंपन महसूस करा रही है जब हम धरातल पर खड़े रहते हैं और ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। ठीक है, हमारा पूरा पूरा बदन, इमारतें सब हिलती रहती हैं, और यही तरंगें हमें भूकंप के रूप में महसूस होती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हम ये तो समझ गए कि भाई भूकंप का मतलब है पृथ्वी का कंपन। कंपन हो क्यों रहा है? कि ऊर्जा निकल रही है। अब ये ऊर्जा क्यों निकल रही है भाई, है ना? आप सोच रहे हो कि ऊर्जा भी क्यों निकल रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में जो ये आता है, यही आता है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। जो पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, देखो इसी की बात हम करने वाले हैं। मैं बात करता हूँ पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। देखो, तो पृथ्वी की सतह पर दरारें और भ्रंश होते हैं। पृथ्वी की जो सतह होती है वह दरारें होती हैं, भ्रंश होती है। जैसे कि मैं दिखाऊं पीछे वापस इमेज में, आप चलिए देखो। अगर मैं इसको इरेज करूं इधर, ये क्या है, यहाँ पर पृथ्वी की सतह है, चाहे अंदर से हो, ये क्या एक फोल्ट है, ये क्या है एक दरारें और भ्रंश कह सकते हो इनको आप। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये क्या एक फोल्ट है, दरार है इस चट्टान के अंदर या पृथ्वी की सतह में। इन्हीं चट्टानों की वजह से, ये चट्टानों जो दरारें हैं, इसी की वजह से क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। क्यों? देखो, अब यहाँ से क्या था, एक फोल्ट स्क्रैप था, यानी कि जहाँ से दरार थी और दरार यहाँ तक फैली हुई थी। तो दरार की वजह से एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा आपका ये हो गया, यानी कि ये वाला हिस्सा इधर हो गया और आपका ये वाला हिस्सा इधर हो गया, है ना? तो जब ये हिस्से आपस में टकराएंगे, क्योंकि देखो अभी तो अलग हो गए, मान लो आप ये मान के चलो ना, पहले ये पूरा हिस्सा था, पहले ये पूरी चट्टान थी, अभी मान लो कि अलग अलग हो गई। ये क्या हो गई, ये अलग अलग हो गए हैं, दरार बन गई। अब ये दरार मान लो, अब ये कोई दबाव पड़ा, कुछ पड़ा, तो ये पास पास आ जाते हैं। ऐसे क्या हो जाते हैं भाई, ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मगर ऐसे आपस में से हाथ लगाऊंगा तो मेरे बीच में कौन सा फोर्स जनरेट हुआ, घर्षण बल जनरेट हुआ,
जो कि मेरे को हाथ हटाने नहीं देगा पीछे, और जब मैं हटाने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी नीचे से निकलेगी एकदम से। इसी वजह से क्या होता है, कंपन पैदा होता है। मेरी बात समझ में आई कि भाई जो दरार है, दरार जब आपस में, जो दरार थे आपस में ये एक दूसरे के क्लोज आएगी तो घर्षण दबाव के कारण ऊर्जा निकलेगी, उबाल मारेगी ऊर्जा, जिससे कंपन पैदा होगा। और जहां से ऊर्जा निकलते हैं उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र, फोकस बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पृथ्वी की सतह पर दरारें और भ्रंश होती हैं जब चट्टानें इन दरारों पर एक दूसरे से टकराती हैं। चट्टानें हुई, देखो दरार आई, हल्की हल्की अलग हो गई, लेकिन जब चट्टानें इन दरारों पर एक दूसरे से टकराती है तो, और टकराई और फिर खिसकेगी भी, और खिसकेगी आसानी से नहीं। क्यों खिसकेगी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर घर्षण ने, दबाव ने बांध रखा है इन चट्टानों को, और जब ये हटने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो उनके बीच का जो घर्षण और दबाव है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब वो हटने की कोशिश कर रही है तो घर्षण तो लग रहा है, और जब वो हटने की कोशिश कर रही है तो घर्षण जो उनके बीच में, आपस दोनों चट्टानों के बीच में लग रहा है, दरारों के बीच में लग रहा है, और जो दबाव लगा रही हैं दोनों चट्टानें वो भी बढ़ जाता है। और लेकिन लंबे समय तक दबाव इकट्ठा होने के बाद जब अचानक से चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं, खिसक जाती हैं, तो क्या होता है, क्या है, तो इन्हें खिसकने से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। क्यों? क्योंकि इतना दबाव, इतना प्रेशर बन रहा था जो कि ऊर्जा के रूप में बदल गया है। जब ऊर्जा निकली तो ये तरंगों में बदल जाती है ये ऊर्जा, और बदलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है धरातल पर। मतलब चारों दिशाओं में फैल गई उस बिंदु से, और वो धरातल तक पहुंच जाती है, और यही ऊर्जा तरंगे जो है भूकंप पैदा करती हैं। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ये तुम्हें मैंने पीछे भी दिखाया कि किस प्रकार से ये चट्टान, यहाँ पर जो चट्टानें थी आपस में टकराए, दूसरे दूर जाने की कोशिश करते तो उतना ही दबाव बढ़ जाता है, लेकिन लंबे समय तक जब ये खिसकना चालू रहता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और तरंगों के रूप में जो है यहाँ पर चारों दिशाओं में ऐसे ये फैल जाती है। समझ आ गया? अब जो तरंगे हैं इनका फैलने का तरीका भी अलग अलग है, और नुकसान पहुंचाने का तरीका भी अलग अलग है, वो आपको आगे बता रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? अब आगे देखो, ये हो गया भाई कंपन होता क्यों है। अब यहाँ पर तुम्हें दो चीज पढ़नी है, एक होता है उद्गम केंद्र, एक होता है आपका अधिक केंद्र। ठीक है, तो उद्गम केंद्र वो स्थान होता है जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है, यानी कि ये हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा बता दिया मैंने भाई, जहां से दरार है, जहां से ऊर्जा निकल, दरार की वजह से वो जब हटने की कोशिश करते हैं तो वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा जहां से निकल रही है वो आपका क्या होता है, उद्गम केंद्र, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और इसको अवकेंद्र भी बोला जाता है, इसको अवकेंद्र भी बोला जाता है, हाइपो सेंटर भी बोला जाता है। और ऊर्जा तरंगों की शुरुआत यहीं से होती है और हर जगह पहुंचती है। उसके बाद उद्गम केंद्र जहां से ऊर्जा निकली, लेकिन सबसे पहले जहां पर ऊर्जा पहुंचती है उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र, यानी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है। किस पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। और यहाँ भूकंप की तरंगे सबसे पहले और सबसे तेज महसूस होती हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन जब आए ना, मैं आपने देखा होगा, जब भूकंप आता है न्यूज वगैरह में आप देखते हो कि ये एरिया सबसे ज्यादा, इस एरिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, इसका मतलब कि उसका एपिसेंटर आसपास ही था उस भूकंप का। एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा महसूस होने वाला जो एरिया होता है ना वो एपिसेंटर ही होता है, अधिकेंद्र ही होता है। ध्यान रखना भूकंप तरंगों का। देखो यहाँ से ऊर्जा निकली, यहाँ से ऊर्जा निकली, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऊर्जा निकली। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे सारी तरंगे फैल रही हैं, तरंगे फैल रही हैं, यानी कि देखो सर्कल बन रहा है, यहाँ से तरंगे फैली, यहाँ से फैली, यहाँ से फैली, लेकिन सबसे पहले जहां पर टच होंगे तरंगे वो ये वाला हिस्सा होगा। देख लो, यहाँ पर बाद में होगी, यहाँ पर बाद में होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर पहले टच होंगी। तो ये फोकस से क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है। क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री पर ये है। ठीक है ना, अगर मैं इरेज करके तुम्हें दिखाना चाहूँ वापिस, तो ये बिल्कुल जो है 90 डिग्री का एंगल तुम्हारा यहाँ पर डायरेक्ट बन जाता है। तो फोकस से डायरेक्ट सीधा ऊपर क्या होता है, उसका अधिकेंद्र होता है भूकंप का। समझ आ गया? इसको अधिकेंद्र बोलते हैं, और अधिकेंद्र पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा विनाशकारी देखने को मिलता है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। मैंने यही बता दिया भाई 90 डिग्री पर क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि चारों दिशाओं में जब फैल रही है, यहाँ भी फैली, यहाँ भी फैली, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो जब ऐसे में अगर सर्कल बनाता हूँ, एक यहाँ पर कुछ प्रभाव डाला होगा, यहाँ पर, लेकिन धरातल पर सबसे पहले पहुंची कहाँ पर, ऐसे करके, तो यहाँ पर सबसे पहले टच हुई, ना कि यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। तो ये आपका 90 डिग्री पर बन जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा विनाशकारी रूप हमें देखने को मिलता है इस भूकंप का। आगे चाहे अब हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों की, कि भाई जो भूकंपीय तरंगे हैं ये है क्या, ये जो भूकंपीय तरंगे हैं ये है क्या, जो कि ऊर्जा निकलने के बाद ये तरंगा बदल जा रही हैं।
देखो, तो जितनी मैं बात करूं भूकंपीय तरंगों की, तो जो भूकंप आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? स्थलमंडल पर आते हैं। देखो, तरंगों के रूप में ही हमारे धरती पर ये तरंग पहुंचती है और भूकंप हमें महसूस होता है। तो जितने ही प्राकृतिक भूकंप है कहाँ देखने को मिलता है? स्थलमंडल पर देखने को मिलते हैं। अब स्थलमंडल कहाँ से कहाँ तक फैला है? धरातल से लगभग 200 किलोमीटर तक फैला है। मान लो अगर ये धरातल है जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर मान लो ये चिंटू मिंटू जो भी है, ये मान लीजिए ये मिंटू है ना, यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है? 200 किलोमीटर है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? स्थलमंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? स्थलमंडल हम इसको बोलेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया तुम्हें? आगे चलो। तो यहाँ पर एक हमें यंत्र की बात करनी, जितनी भी तरंग आपको मैंने तरंग बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे हैं। तो इन तरंगों को मेजर करता है कोई, इन तरंगों को मेजर करता है कौन? हमारा भूकंप मापी यंत्र, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं। भूकंप मापी यंत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है, देखो भाई, जो कि क्या करता है, जितने भी तरंगे धरती पर महसूस होती हैं उनको ये देखता है, तभी पता कर पाता है ना कि भाई हमें कैसे पता है कि पी तरंगे धरती पर पहुंचती है या एस तरंगे पहुंचती हैं, नुकसान ज्यादा कौन पहुंचाती है? इसी की वजह से, भूकंप मापी यंत्र की वजह से। जैसे ही भूकंप महसूस होता है नीचे से मान लो, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर ये कुछ बनाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ध्यान रखना, 2 मिनट। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी तरंगों का रूप बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि ये कौन सी तरंगे हैं। समझ आ गया? तो भूकंप मापी यंत्र, जिसको हम सिस्मोग्राफी बोलते हैं, ये भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है अपने अंदर, ठीक है। और तरंगों का अभिलेख एक वक्र बनाता है। ये क्या है? ये 2 मिनट, है ना, ये क्या है भाई? अभिलेखों का, ये तरंगों का अभिलेख है जो ये यहाँ पर आया है ना, ये क्या है? अभिलेख है तरंगों का, जो कि एक वक्र बनाता है। ये वक्र ही है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है? एक वक्र ही है। और वक्र से वैज्ञानिक तरंगों की गति और उसके प्रकार का अध्ययन कर पाते हैं कि भाई कौन सी किसी गति की है और किस प्रकार की तरंग है। ध्यान रखा। तो भूकंप मापी यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और ये फोटो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है, जो कि दिखाता है, जो यहाँ पर बनी है वो ये चीज है कि भाई इस प्रकार से सिस्मोग्राफ जो भूकंप मापी यंत्र है, किस प्रकार से दर्ज करता है तरंगों को। ठीक है, तरंग इस प्रकार से आती है, फिर यहाँ पर ऐसे घुसड़ मुसड़ जैसे टाइप बनता है, उसके बाद ऐसे ऐसे चल के फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे दर्ज होती है, ऐसे दर्ज होती है सिस्मोग्राफ पर, भूकंप मापी यंत्र पर। ठीक है, तो पता कर पाए ये पी तरंग है, ये एस तरंग है, ये धरातलीय तरंगे हैं, ऐसे पता चलता है। ध्यान रखना कौन सी तरंगे हैं। तो इन्हीं तरंगों के बारे में पढ़ना है हमें। आगे चलो। अब भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी भूगर्भिक तरंगे, एक आती है धरातलीय तरंगे। क्या बोला मैंने? भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे जो कि धरातल के अंदर है, धरातलीय तरंगे जो कि धरातल पर ऊपर आके काम कर रही हैं। भाई मान लो ना यार कि धरातल है, जो वेव धरातल पर ऊपर आके काम कर रही है, ठीक है, मान लो धरातल के ऊपर आके काम कर रही है, वो तो धरातलीय तरंगे। लेकिन जो काम नीचे हो रहा है धरातल के अंदर, ठीक है, जो वेव धरातल के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? भूगर्भिक तरंगे बोलेंगे। तो मैं समझ आ गया होगा। तो भूगर्भिक तरंगों की बात करूं तो ये उत्पन्न कहां से होती है? उद्गम केंद्र से। जो भूगर्भिक तरंगे हैं, यानी कि जो जमीन के अंदर से निकल रही है, वो कहां से निकलती है? उद्गम केंद्र से निकलती है। और ये पृथ्वी के अंदर सभी दिशाओं में चलती है। मैंने दिखाया था ना तुम्हें कि मान लो एक सतह है, ये है ना, ऐसे मैंने तुम्हें पीछे सतह दिखाई थी। मान लो ये क्या है? ये इसका उद्गम केंद्र है। तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो तरंगों के रूप में बदल जाती है और वो सभी दिशाओं में यहाँ से फैल जाती है। यहाँ से वो सभी दिशाओं में फैल जाती है, यही मैंने बताया। ठीक है, तो जब ये धरातल तक पहुंचती है तो इन्हें ही धरातलीय तरंगे कहा जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला? कि पृथ्वी के अंदर से सभी दिशाओं में फैल जाती हैं और जब ये धरातल पर पहुंचती है तो इन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें देती है। ये ध्यान रखना, जब इन तरंगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं हम। अब कैसे पता चलेगा? अभी तो पता चलेगा कि जब तुम्हें बताऊंगा पी तरंगों के बारे में, तुम्हें एस तरंगों के बारे में बताऊंगा, जब तुम्हें पता चलेगा किस प्रकार से हम पृथ्वी के अंदर की बातें जान पा रहे हैं। देखो ठीक है भाई, तो जो भूगर्भिक तरंगे हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। मैंने क्या बोला? भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से निकलती फिर सभी दिशाओं में फैलती है। जो तरंगे निकलती हैं उनको हम 2 भागों में रख सकते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, क्योंकि जो सभी दिशाओं में फैल रही हैं
अब जिस तरीके से फैल रही हैं उनका तरीका अलग अलग है, ध्यान रखना है। तो इसी आधार पर हमने दो प्रकार इसके बना दिए भाई, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, एस तरंगे को हम द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अब इसी आधार पर जब हम इनका अध्ययन कर पाते हैं तो हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिल जाती है। अगर मैं पी तरंगों की बात करता हूं तो पी तरंगों का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ प्रकार से होता है, आप देख लो, अभी समझाऊंगा जब हम बात करेंगे ना, ये जो तरंगे ये ट्रैवल कैसे करती है, या कोई टॉपिक है कि भाई भूकंपीय तरंगों का संचरण, ये टॉपिक है आपका, उसमें बताऊंगा ये ट्रैवल कैसे करती है। बस आप इतना देखो कि जो पी वेव होती है, जो पी तरंगे जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, इस प्रकार से वो चलती हैं, ध्यान रखना। समझ आ गया? और जो पी तरंगे होती है वो सबसे तेज गति वाली तरंगे होती हैं, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, ध्यान रखना है। अब धरातल पर पहुंचेगी, धरातल पर पहुंचेगी तो धरातली तरंगे कहलाएगी, सीधी सी बात है। और जो पी तरंगे होते हैं बिल्कुल ध्वनि तरंगों जैसी होती है, कुछ इस प्रकार की, आपकी ध्वनि तरंगे भी इसी प्रकार की होती हैं। और जबकि पी तरंगे हैं ये आपकी ठोस, गैस, तरल, यानी कि तीनों माध्यम से, जो पदार्थ के तीन माध्यम होते हैं, गैस, तरल, ठोस, सभी माध्यमों से गुजर सकती है। समझ रहे हो? तो अगर मैं बोल लूं कि जहां से जब ये उद्गम केंद्र से तरंग निकली, जब वो सब दिशाओं में फैली, तो जो पी तरंग, ऐसी तरंगे जो कि वहां से निकल के पृथ्वी के धरातल तक पहुंच गई, इसका मतलब है वो सारे ही माध्यम से, यानी कि गैस, तरल और ठोस से निकलकर पहुंच गई। तो इस समय क्या चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है वो गैस में भी है, तरल में भी है और ठोस में भी है। समझ आ गया? क्योंकि पी तरंगे जो है सबसे पार, सबको पार कर जाती है, सबसे गुजर सकती है। समझ आ गया? अब ऐसे जो एस तरंगे हैं जिनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं या द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, तो आपकी जो एस तरंगे कुछ इस प्रकार की दिखती है। किस प्रकार की दिखती है? ऐसे। समझ आ गया? ये क्या है, कुछ इस प्रकार की शेप बनाती हैं, ये ध्वनि तरंगे ये होती हैं जो कि पी तरंगे जैसे दिखती हैं। और एस वेव आपकी कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के चलती हैं, ध्यान रखना, इस प्रकार से ट्रैवल ये करती है धरातल के अंदर। समझ रहे हो तुम? और एस तरंगे तो धीमी गति से चलती है बहुत, अगर मैं कंपेयर करता हूँ पी तरंगों से। धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, धरातल पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचेगी, देन एस तरंगे पहुंचेगी। और जो आपकी एस तरंगे हैं केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। आप ये मत सोचना कि सबसे गुजर जाएगी, सबसे गुजरेगी केवल पी तरंगे, और एस तरंगे केवल गुजरेगी ठोस पदार्थों से ही। और मान लो कहीं जगह पे ठोस पदार्थ की जगह दूसरा पदार्थ आ गया, मान लो, देखो एस, ये क्या अपनी एस तरंगे चल रही थी, यहाँ पर ठोस की जगह मान लो द्रव आ गया। क्या आ गया? द्रव आ गया। तो ये आगे ना जाकर ना मुड़ेगी, नहीं, ये वापिस ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या कर जाएगी ये? क्या कर जाएगी भाई? रिफ्लेक्ट ये ऐसे कर जाएगी वापिस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि ये यहां पर मान लो ठोस होता तो ये आगे चले जाती, लेकिन द्रव हो गया, मान लो द्रव होता है तो ये वापिस ऐसे आ जाती है, कि इसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये केवल ठोस से गुजर सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए धरातली तरंगे क्या होती हैं। देखो मैंने बता दिया तुम्हें, क्या बोला मैंने कि भाई भूगर्भिक तरंगे होती हैं, इसके पी और एस में मैंने बांट दिया। अब दूसरी धरातलीय तरंगे, क्योंकि यही पी एस तरंगे जो धरातल पर पहुंचेंगी तो इसको धरातलीय तरंगे हम बोल देते हैं। तो धरातलीय तरंगे सबसे धीमी गति से चलती हैं, परंतु सबसे अधिक विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि धरातल पर पहुंच रही कौन है? धरातलीय तरंगे तो पहुंच रही हैं, और धरातल को हिलाती हैं और इमारतों को गिराती हैं। समझ आ रहा है? अब तरंगों का व्यवहार क्या होता है? तरंगों का व्यवहार कहने का मतलब है तरंगे कैसा बिहेव करती हैं। देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि जो पी तरंगे हैं वो ठोस, तरल और गैस से गुजर सकती है, और जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस से। इसको अपने मन में ध्यान रखना, इसको अपने मन में तुम ध्यान रखना। अब मान लेता हूं कि भाई ये क्या है, ये आपकी पी वेव है। क्या है? ये आपकी पी तरंगे हैं। समझ आ गया? अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, देखो अभी तक चल रही थी ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो गई, ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये ठोस में चल रही थी, ये ठोस अवस्था में चल रही थी। ठीक है, लेकिन अब मान लो आगे आ गया भाई द्रव, आगे आ गया द्रव अवस्था। क्या आ गया? द्रव अवस्था। ये पानी बनाया भाई मैंने, ध्यान रखना 2 मिनट को।
ठीक है, अगर मैं इरेजर ले लूँ 2 मिनट, ठीक है। देखो, अब मान लो यहाँ पर द्रव अवस्था आ गई, ठीक है, बस ये लिख दिया मैंने। अब जब ये यहाँ से गुजरेगी, जब यहाँ से गुजरेगी, तो ये अपना रास्ता बदल लेगी, या तो ऊपर मुड़ जाएगी या तो नीचे मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से सीधे चलती रहेगी, यहाँ से सीधी चलती रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवस्था चेंज हो गई है। गुजर तो सबसे सकती है, तीनों ही माध्यमों से। ठोस अवस्था में ऐसे चल रही थी, लेकिन जैसे द्रव अवस्था ही, तो इसने अपना रास्ता मोड़ लिया, जिसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? अपवर्तन बोलते हैं। यानी तरंगे मुड़कर नई दिशा में चलने लगती, जो कि यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया। ठोस में चल रही थी, द्रव सामने दिखा, भाई द्रव से ऐसे नीचे, क्योंकि अब द्रव से दिखा तो यहाँ पर हमें रास्ता मुड़ता हुआ दिख जाता है। समझ आ गया? बाकी अपवर्तन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, वहां पर नहीं बताना चाह रहा, बस इतना ध्यान रख लो। अपवर्तन का मतलब क्या? जब माध्यम चेंज होगा तो तरंगे क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। जब माध्यम चेंज होगा तो तरंगे मुड़ जाएंगे, अपना रास्ता चेंज कर देंगी। अब परावर्तन क्या होता है? मैंने तुम्हें ये बोला। अब मान लो कि एस तरंगे, ये क्या है? एस तरंगे है ये, ठीक है, ठोस में चल रही थी, यहाँ से ये ठोस में तो चल रही थी बढ़िया अपने मजे में, लेकिन आगे फिर से द्रव आ गया, यहाँ पर द्रव अवस्था आ गई। अब द्रव अवस्था में तो चल नहीं सकती है, तो यहाँ से क्या करेगी? ये वापिस मुड़ जाएगी, यानी कि परावर्तन इसका हो जाएगा। तो परावर्तन क्या होता है? तरंगे टकराकर वापस लौट जाती हैं, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर इस तरंगों के रूप में। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया? आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, ये बच्चों को समझ भी नहीं आता है, कुछ कुछ चीजें तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, काफी धीरे धीरे बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है कि भूकंपीय तरंगों का संचरण, यानी कि भूकंपीय तरंगे ट्रैवल किस प्रकार से करती हैं, चलती कैसे हैं। ये मैंने तुम्हें बता दिया भाई कि एस तरंगे क्या होती हैं, पी तरंगे क्या होती है, धरातलीय तरंगे क्या होती हैं। लेकिन जब ये उद्गम केंद्र से निकलती हैं तो ये चलती किस प्रकार से हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, अलग अलग प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली अलग अलग है, ठीक है। संचरित मतलब ये चलने की प्रणाली जो है, ट्रैवल करने की जो प्रणाली है वो अलग अलग है। जैसे ही ये संचरित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होता है। अब जिस प्रकार से चल रही हो हमें नहीं पता है, बता रहा हूँ, ठीक है तुम्हें। अब जैसे जैसे संचरित होती जाती है, जिस प्रकार से ट्रैवल करती जाती है, जिस जिस जगह से ट्रैवल करती हुई जाती है, संचरित होती हुई जाती है, तो वहां पर कंपन पैदा करती है। ये तुम्हें पता ही है भाई कि तरंगों से कंपन पैदा हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा किसके संचरण होने की? पी तरंगों की, ध्यान रखना। तो देखिए, जो पी तरंगे है ना, इनसे जो कंपन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में तरंगे चल रही हैं। क्या बोला मैंने? कि पी तरंगों से कंपन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में तरंगे चल रही हैं, और ये तरंगे पदार्थों को दबाव डालकर संकुचन और फैलाव करती है। बस अभी बताऊंगा, यहाँ पे फिगर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये हो जाएगा भी पदार्थ के कण आगे पीछे हिलते हैं। देखो, यहाँ पर मैं 2 चीज बताई तुम्हें। दबाव डालने पर संकुचन हो रहा है और फैलाव हो रहा है, कण आगे पीछे हो रहे हैं, और कंपन उस दिशा में हो रहा है जिस दिशा में तरंगे चल रही हैं, यानी कि उसके पैरेलली क्या हो रही है? कंपन हो रही है, ठीक है। देखो, ये तुम्हारी पी वेव है, यानी कि तुम्हारी प्राथमिक तरंगे हैं ये। यहाँ पर मैंने बोला कि कंपन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में तरंगे चल रही हैं। तो आपकी तरंगे चल रही हैं भाई इस दिशा में, तरंगे चल रही हैं आपकी इस दिशा में। अब जो कंपन होगा वो भी इसी दिशा में होगा, कंपन होगा वो भी इसी दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखा, तुम्हारी बुक में ये लिखा है कि पी तरंगों में जो कंपन उत्पन्न होता है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होता है। यहाँ तो मैंने इजी वर्ड्स में लिखा है, हमारी बुक में ये लिखा है। समानांतर क्यों कह रहा हूँ? देखो, ये क्या समानांतर ही तो है, कंपन भी इसी दिशा में हो रहा है और गति भी इसी साइड हो रही है, तरंग चल भी इसी साइड रही है और कंपन भी इसी तरफ हो रहा है। कंपन का मतलब क्या? आपस में ऐसे टकराने से कंपन हो रही है। और टकरा कैसे रही है भाई? कभी तुम्हारा संकुचन हो रहा है, कभी तुम्हारा फैलाव हो रहा है। अभी संकुचन फैलाव किस में हो रहा है? जहां से ये गुजर रही है। मान लो, ठीक है, ये धरातल है तुम्हारा, ठीक है, इसके नीचे ये अकेला तो होगा नहीं, नीचे बहुत सारे पदार्थ होंगे इसके। 2 मिनट, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये धरातल है, इसके नीचे बहुत सारे पदार्थ होंगे, और यहां से ये तरंग आपकी जा रही है, यहां से तरंग आपकी जा रही है। अब तरंग यहां से जा रही है ना, तो कहीं पर क्या होगा? आपका संकुचन देखने को मिलेगा, कहीं आपका फैलाव देखने को मिलेगा। आप यहां से देखिए, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूं, ये यहाँ पर ये पूरा क्या फैलाव है, यानी कि यहाँ पर फैलाव है, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा यहाँ पर पास पास आ गया है। तो यहाँ पर आपका क्या फैलाव देखने को मिल रहा है, नहीं एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ आपका क्या है?
कंप्रेशन यानी कि आपको संकुचन देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि मान लो जब यहाँ से यहाँ पर कंपन पैदा हुआ तो किसी जगह पे तो बहुत फैलाव देखने को मिला और कहीं पर बिल्कुल संकुचन देखने को मिला, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखना। कहीं पर ऐसा संकुचन देखने को मिला, कहीं पर ऐसा फैलाव देखने को मिला। अब ये संकुचन फैलाव हो किस में रहा है? ये फैलाव हो रहा है जो अंदर पदार्थ है, जो अंदर पदार्थ है, कभी पदार्थों को ऐसे दूर कर रही है तो कभी ऐसे पास ला रही है, दूर ला रही है, पास ला रही है, इस प्रकार से गति करते चल रहे थे। वो कैसे? मैं देखो यहाँ पर मान लो ये वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे धक्का दिया तो यहाँ पे संकुचन देखने को मिला, यहाँ पे फैलाएगी, संकुचन फैलाएगी, संकुचन फैलाएगी, और ऐसे ही दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। तो यह क्या देखने को मिल रहा है हमें? ये हमें उसी दिशा में कंपन देखने को मिल रहा है जिस दिशा में तरंग चल रही हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो इसका मतलब क्या है? पदार्थ के कण आगे पीछे हो रहे। तुम्हें ये तो दिखाया मैंने, यहाँ पर हुआ, फिर धक्का इसने धक्का दिया आगे वाले को, तो यहाँ पर ये फैलाव देखने को मिला, फिर ऐसे हुआ, और ऐसे आगे चलती जाएगी वेव। तुम यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है, ऐसे चलते जा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं पी तरंगों के चलने का तरीका। जब ये ट्रैवल करती है उद्गम केंद्र से निकलने के बाद इसी प्रकार से चलती है। कंपन उस दिशा में, जिस साइड में चलती है उसी दिशा में कंपन होता है, और ऐसे ऐसे करते करते धरातल तक पहुंच जाती है। ध्यान रखना है। एस तरंगों की बात करूं तो एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है और चलती सीधा है, कंपन ऊपर कर रही है। देखो मान लो ये है, ठीक है, सीधी चल रही है लेकिन कंपन इसके समकोण पर हो रहा है। मान लो ऐसे, अगर ये मान लो, ठीक है, अगर देखो चल सीधी रही है ऐसे, लेकिन कंपन इधर ऊपर साइड पे हो रहा है। अब तुम्हें यहां समझ आ जाएगा। देखो चल इस प्रकार से रही है, यानी कि दिशा किस साइड है? इस साइड है, लेकिन कंपन कैसे हो रहा है? कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है, समकोण पर हो रहा है कंपन। कंपन कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है, कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है। समझ रहे हो? कंपन कैसे हो रहा है? ऐसे 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 ऐसे, कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है। और लेकिन तरंग चल किस साइड रही है? इस साइड चल रही है, और लेकिन कंपन ऐसे 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 हो रहा है। तभी इसकी जो शेप है वो यूं यूं है। ठीक है, ध्यान रखना। जब इसकी शेप कैसी है? ऐसे ऐसी है। क्यों हो रही है भाई? क्योंकि जा तो इस साइड रही है, लेकिन आपकी जो है कंपन ऐसे हो रही। तुम ये समझ लो यार। देखो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो मेरे हाथ को तुम नोटिस करना। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा? देखो अगर मैं यहाँ से यूं कर रहा हूं, तुम देख रहे हो यूं, ये क्या बना? मेरा समकोण बना। दिशा देखो, मैं वेव आगे जाएगी, तुम पहले वेव देखो। मैंने यूं करा तो दिशा तो मेरी उधर गई, लेकिन कंपन कहाँ हो रहा है? यहां पर हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, तो समकोण पर कंपन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई दिशा अपनी इस साइड है, लेकिन कंपन समकोण पर हो रहा है। जब भी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लहराता हुआ है, जब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस वेव का लहराता हुआ है, क्योंकि ये समकोण में कंपन पैदा करती है। तो एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर क्या करती? कंपन पैदा करती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा ही होता है। ये इसको मैं ऊर्ध्वाधर बोलूंगा, ठीक है, और इसको मैं क्षैतिज बोलता हूँ। अगर लेटे हुई लेटा हुआ कुछ है तो उसको क्षैतिज बोलते हैं, उठा हुआ हिस्सा तो उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर हिस्से में, यानी कि समकोण में, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपरी हिस्से में समकोण पर कंपन पैदा करती है अपनी दिशा के। दिशा यूं चल रही है और कंपन समकोण पर हो रहा है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तब इसका स्ट्रक्चर ऐसा लहराता हुआ है, ध्यान रखना। और इसलिए ध्यान रखना है, जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त आते हैं। क्या बोला मैंने? और जिस पदार्थ में ये गुजरती है उसमें उभार और गर्त आते हैं। अब मान लो यहाँ पर जिस जगह से भी गुजर रही है ना, तो वहां पे जो पदार्थ है उसमें क्या देखने को मिलेगा? ऐसे उभार देखने को मिलेगा, ऐसे गर्त देखने को मिलेगा। उभार देखने को मिलेगा, गर्त देखने को मिलेगा, ठीक है, उभार और गर्त, ठीक है, ध्यान रखना। तो उभार, ये क्या हो जाएगा? आपका उभार हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? हम गर्त बोलेंगे। समझ आ गया? तो जिस पदार्थ से गुजरती है तो वहां पर हमें उभार गर्त देखने को मिलता है। यानी कि इसमें पदार्थ, पी तरंगों में तो पदार्थ कैसे जा रहे थे? आगे पीछे जा रहे थे, लेकिन इसमें जो पदार्थ हैं आपके ऊपर नीचे ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं। समझ तुम्हें को आ गया होगा भाई? ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? एस तरंगे यहां पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र मतलब जिसको हम शैडो जोन भी बोलते हैं। अब ये है क्या? ये आपके एनसीईआरटी में इमेज दे रखे, ठीक है भाई, छाया क्षेत्र को लेकर। अब ये है क्या, उसकी हम बात करेंगे। देखो अगर बात करूं कि छाया क्षेत्र होता क्या है, देखो मैंने तुम्हें भी बताया पिछले टॉपिक में ही
कि जो पी तरंगे होती हैं वो तीनों ही माध्यम में गुजर सकती हैं, ठीक है। और आपके जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस में गुजर सकती है, ये बताया। तो जो मानव जो तरंग है वो फोकस से निकली यानी उद्गम केंद्र से निकली, अब वो जहां पर नहीं पहुंचेगी, जहां पर वो नहीं पहुंचेगी तो वो जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे छाया क्षेत्र या शैडो जोन बोलेंगे। समझ आ गया। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। जहां पर कोई भी भूकंप की तरंग नहीं पहुंचती है वो एरिया क्या कहलाता है, शैडो जोन कहलाता है। शैडो जोन यानी कि भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। तो भूकंप लेखी यंत्र जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है। मैं तुम्हें यही बताया था स्टार्टिंग में कि भूकंप मापी यंत्र से हम क्या कर पाते हैं, इन तरंगों को अभिलेखित कर पाते हैं, पता कर पाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे तरंगे चल रही हैं। तो ऐसे एरिया हमें पता चल जाता है कि जहां पर कोई भूकंपीय तरंगे दर्ज नहीं हुई हैं, ऐसी जगह जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंची हैं, नहीं पहुंची, उनको हम क्या बोलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। लेकिन कुछ तरंगे दर्ज नहीं होती हैं और कुछ जगह पे दर्ज होती हैं, तो जहां पर दर्ज नहीं होती वही भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। और हर भूकंप का छाया क्षेत्र अलग होता है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम में तुमसे रट राय क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई असर्शन रीजन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो तुमको हर एक चीज समझनी पड़ेगी ध्यान से। समझ आ गया। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र किस प्रकार का होता है, पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र किस प्रकार का होता है। देखिए आपकी बुक में जो है एक इमेज दे रखी है, ठीक है, जो कि पी तरंग का छाया क्षेत्र दिखा रहा है। अगर मैं दिखाऊं पी तरंग का छाया क्षेत्र क्या है, देखो अगर मैं इस इमेज से समझाना चाहूं तुमको, तो यहां से मान लीजिए भाई यहां से ऊर्जा निकल रही है यानी कि तरंगे यहां से निकल रही हैं, यहां से तरंगे निकल रही हैं। अब यहाँ पर तो तरंगे हैं पहुंच रही हैं, यहाँ भी देखो पहुंच रही हैं, और ये करोड़ है पूरा आपका, ये हिस्सा क्या दिखा रहा है, ये आपका करोड़ है। अभी बताऊंगा भाई तीनों पर्दों के बारे में, मेंटल करोड़ भूपर पट्टी जो है बस समझ लीजिए, ये करोड़ है। अब देखिए यहाँ से किरण आ रही थी लेकिन यहाँ से ये अपना रास्ता इसने मोड़ लिया, क्यों मोड़ लिया, क्योंकि यहाँ से आपका माध्यम चेंज हो रहा है। पी तरंगों को पता है, मैंने आपको बताया परिवर्तन देखने को मिलता है जब भी माध्यम चेंज होगा, तो वहां पर हमको तरंगों की दिशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर जो तरंगे यहाँ पर ये इधर मुड़ गई है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ये आ रही थी तो इसलिए इसने इधर मोड़ लिया। तो इस प्रकार से हमें तरंगे देखने को मिलते हैं। इधर फिर इधर से यूं आ रही थी ये, तो इसने इधर अपना रास्ता मोड़ लिया, इधर ऐसे रास्ता मोड़ लिया, कहने का मतलब है रास्ता अपना चेंज कर लिया। लेकिन हमारा टॉपिक अभी ये नहीं चल रहा है, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर है और ऐसे ही ये एरिया पूरा खाली रह गया और ये एरिया पूरा खाली रह गया। तो ये बोला जाता है जब पी तरंगों का छाया क्षेत्र है ना, ये हमें 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है, जहां पर कोई भी तरंग दर्ज नहीं होती है। तो ऐसा ये वो एरिया है, मैं इसको पीले से कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं कर देता हूँ येलो से, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर कोई भी पी तरंगे दर्ज नहीं होती हैं, ठीक है, ये वो तरंग है एरिया है, ये भी ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। समझ आ गया, ध्यान रखना। तो यही लिखा है कि 105 के भीतर पी और एस दोनों तरंगें दर्ज होती हैं। 105 के भीतर का मतलब है देखो ये 105 डिग्री है और यहाँ 145 डिग्री और यहाँ पूरा 180 डिग्री हो जाता है लगभग, ठीक है। तो अगर मैं पेन चेंज कर लूँ पहले, देखो तो 105 के भीतर कहने का मतलब है 105 के पूरा ऊपर तक, 105 से नीचे यहाँ पर नहीं, 105 के भीतर भीतर, ठीक है ना। तो 105 के भीतर पी और एस दोनों तरंगें दर्ज होती है, यानी कि 105 के ऊपर जो है हमें पी तरंगों का पी तरंगे भी देखने को मिलती हैं और एस तरंगे भी दर्ज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे छाया क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भाई दर्ज होने का मतलब है जहां पर हमें तरंगे देखने को मिलती है। तो 105 डिग्री के भीतर भीतर यानी कि ऊपर ऊपर हमें पी और एस दोनों देखने को मिलती है। तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे तुम्हें दिखा भी दूं भाई आगे अगर ले रखा 2 मिनट, ठीक है ये, हाँ ये एस तरंगों का है, ठीक है। देखो ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र तुम्हारी बुक में दे रखा है, ये मतलब एस तरंगों का छाया क्षेत्र दिखा रखा है ये वाला। लेकिन अभी बात कर रहा हूँ कि पी और एस दोनों ही 105 डिग्री के भीतर हमें दर्ज होते हुए दिखती हैं। तो 105 डिग्री के ऊपर आप देख लीजिए भीतर भीतर, तो ये एस तरंगों का एस तरंगे देखने को मिल रही है हमें। तो 105 के ऊपर तो हमें दोनों ही देखने को मिलती है पी और एस, समझ आ गया। लेकिन 105 से 145 डिग्री के बीच ना तो पी तरंगे और ना ही एस तरंगे दर्ज होती हैं, ठीक है। देख लो भाई 105 से लेकर 145 तक पी तरंगे तो दर्ज हो ही नहीं रही हैं, पी तरंगे तो दर्ज हो ही नहीं रही हैं। पूरा ये क्या है तुम्हारा, ये छाया क्षेत्र, यहाँ पर कोई भी तरंगे दर्ज नहीं हो रही, जो कि 145 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक है। ना पी तरंगे दर्ज होंगे ना एस तरंगे। पी तरंगे देख लो नहीं है यहाँ पर, पूरा यहाँ पर
दिख रहा है छाया क्षेत्र है। अब एस तरंगों का भी देख लो भाई, देख लो भाई 105 डिग्री है। 105 डिग्री के बाद तो ये पूरा ही क्या है, यहाँ पर तरंगे आ ही नहीं रही है। हम तो यही तो बोलेंगे, यहाँ पर 145 डिग्री था, हम तो ये बोलेंगे भाई 105 डिग्री के बाद तो एस का पूरा क्षेत्र क्या बन जाता है, छाया क्षेत्र बन जाता है एस तरंगों का। समझ आ गया। तो 105 के बाद, ठीक है, 105 के बाद तो पूरा ही क्षेत्र जो है वो छाया क्षेत्र बन जाता है एस तरंगों के लिए। लेकिन अगर बोले कि हम 105 से देखो 145 तक, तो ना तो पी तरंगे दर्ज होती है ना ही एस तरंगे दर्ज होती है, तुमको पता होना चाहिए। समझ आ गया भाई। और 145 से परे केवल पी तरंगे दर्ज होती है लेकिन एस तरंगे नहीं। ठीक है भाई। 145 के बाद कौन सी तरंगे दर्ज हो रही है, ओनली पी तरंगे। देख लो भाई 145 के बाद कौन सी तरंगे, ये सारी पी तरंगे हैं, ये सारी पी तरंगे। लेकिन एस तरंगे 105 के बाद तो हमें दिखती ही नहीं है। 145 के बाद कौन सी केवल पी तरंगे हैं और एस तरंगे तो है ही नहीं, क्योंकि वो 105 के बाद आगे गई नहीं। समझ आ गया, ये तुम्हें ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। आगे चलते तुलना करें अगर हम, तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों से काफी बड़ा है, वो हमें देखने से पता चल रहा है भाई। पी तरंगा का छाया क्षेत्र इतना सा है, इतना सा है, लेकिन एस तरंग का छाया क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहां पर कोई भी तरंग दर्ज नहीं हो रही है, तो ध्यान रखना है। और पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी पर 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक ही सीमित है, जो कि एक संकरी पट्टी, एक बैंड बनाता हुआ हमें दिखता है। ठीक है ना, देख लो भाई क्या बन रहा है, एक संकरी पट्टी बन रही है। क्या बन रही है, ये एक बैंड बन रहा है ये। ठीक है, ध्यान रखना, एक बैंड बन रहा है ये। लेकिन एस तरंग का तो भाई पूरा ही है, ध्यान रखना, बहुत एरिया कवर कर रहा है। तो और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के लगभग 40% भाग तक फैला, यूं कह लो कि 40% से ज्यादा तक फैला है। ठीक है भाई। तो जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है पृथ्वी के लगभग 40% भाग तक फैला है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र। अब हम बात करेंगे भूकंप के प्रकार की, कि भाई कौन कौन सा भूकंप होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो पहले हम बात करेंगे विवर्तनिक भूकंप की। क्या, विवर्तनिक भूकंप, जो कि चट्टानों के टकराने से आता है या खिसकने से आता है। ठीक है, तो सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं, जो कि नॉर्मल हमें देखने को मिलते हैं। विवर्तनिक भूकंप ही देखने को मिलते हैं जो कि दरारों की वजह से, आपस में टकराने से, खिसकने की वजह से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उसको विवर्तनिक भूकंप बोलते हैं। देखो जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो जब ये आपस में टकराएंगे, ठीक है, और टकराएंगे तो हमें क्या जो भूकंप देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विवर्तनिक बोलेंगे। ठीक है, विवर्तनिक, विवर्त 2 मिनट, ठीक है भाई, विवर्तनिक, विवर्तनिक भूकंप हमें बोलेंगे। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया। और ये भूकंप भ्रंश स्थल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, टकराने से या सरक जाने से। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, या सरक जाने से। इधर ये खिसक गए, इधर आपस में जुड़े हुए थे, दरार बनी हुई थी, दरार के कारण ये आपस में ऐसे खिसक गए हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है, हमें ये भूकंप देखने को मिलते हैं, विवर्तनिक भूकंप। ठीक है भाई, ध्यान तुमको रखना है। अगर तुम्हें विजिबल है भाई ये इमेज तो भाई देख लो। ठीक है, यहाँ पर इस वजह से जो है भूकंप आ रहे खिसक जाने से। दूसरा भूकंप जो होता है आपका, वो ज्वालामुखी वाला भूकंप होता है। तो जो एक विशेष वर्ग के विवर्तनिक भूकंप, जो कि जिनको ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है, और ये भूकंप जो है अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में आते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो आए दिन फटते रहते हैं, तो वहां पर जो भूकंप हमें देखने को मिलते हैं वो ज्वालामुखी जन्य भूकंप होते हैं। समझ आ गया भाई तुमको, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, तो जहां पर ज्वालामुखी है और लगातार वो लावा वहां से निकलता रहता है, तो वहां पे जो भूकंप आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप बोलते हैं, जो कि एक प्रकार के विवर्तनिक भूकंप है, क्योंकि ज्वालामुखी निकलने से वहां पे जो चट्टान है वहां पर हमें खिसकते हुए देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर इमेज तुम देख सकते हो साइड में, ठीक है, कि ज्वालामुखी यहाँ से निकला तो यहाँ से जो चट्टाने हैं वो सरकने लग जाती है, जिससे भूकंप हमें देखने को मिल जाता है। आगे देखो, और खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, इस समय हल्के झटके महसूस हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियात भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियात भूकंप बोलते हैं। मैं क्या बोला भाई मैंने, कि कई बार जो खनन क्षेत्र जहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा है, माइनिंग का काम चल रहा है, वहां पर जब ज्यादा हम खनन कर देते हैं, तो जो भूमिगत छत है जहाँ पे हमने खुदाई करी, उसकी जो पूरी छत है, भूमिगत छत, वो पूरी ढह जाती है नीचे, जिससे हमें हल्के झटके महसूस हो सकते हैं।
इसको नियात भूकंप बोलते हैं, यानी कोलैप्स भूकंप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो छत थी पूरी वो कोलैप्स हो गई है। समझ आ गया भाई? आगे चलें। अगला है विस्फोटक भूकंप। विस्फोटक भूकंप का मतलब है जब कोई परमाणु या रासायनिक विस्फोट हो, है ना, कोई केमिकल मिल गया, मान लो विस्फोट हो गया, है ना, या कोई परमाणु टेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भूकंप आते हैं, उस वजह से जो भूकंप आते हैं उसको विस्फोटक भूकंप बोलते हैं। और आप ये देख सकते हो इमेज में। देन जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं, जो इन बांधों की वजह से आते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बांध बना दिए, तो वैसे क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं जो बांधों की वजह से आ रहे हैं, तो उनको हम बांध जनित भूकंप बोलते हैं। ठीक है भाई? क्योंकि जब ये बांध बन जाते हैं ना भाई, या जब बांध बना रहे होते हैं, तो थोड़ा सा उसका वहाँ का जो एरिया काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, जमीन पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिससे जो है भूकंप ये आते हैं, ध्यान रखना है। समझ आ गया? अब आगे मैं बात करूंगा भूकंपों की माप। ठीक है, हम एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो। ठीक है? और अगर तुमने अभी ये चैप्टर सारे समझ लिए ना, और तुम बाद में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहोगे भाई, तुम्हें वहाँ पे बहुत हेल्प करने वाले हैं, ध्यान रखना है चैप्टर। भूकंपों के माप की बात करूं, यानी भूकंपों का माप क्या है। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि जो भूकंप की जो तरंगे हैं उसको विलेख कौन कर उनको विलेखित कौन करता है? सिस्मोग्राफ, है ना। तो ये रिक्टर स्केल क्या है? ये पैमाना भूकंप की तीव्रता मापता है। मापता है, भूकंप की तीव्रता मापता है। देखो, मापता तो अपना सिस्मोग्राफ ही है, यानी कि ये भूकंप मापी यंत्र। लेकिन मापा किस में जाता है? जो भूकंप को मापा जा रहा है भूकंप मापी यंत्र के द्वारा, उसको मापा जाता है रिक्टर रिक्टर में। ध्यान रखना, क्या? रिक्टर स्केल में। समझ आ गया? तो यह पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है। तीव्रता का मतलब है कि भूकंप के दौरान कितनी ऊर्जा निकली है। तीव्रता का मतलब है कि भूकंप के दौरान निकली ऊर्जा। ठीक है? और जो ये मान है ना भाई कि हम कितना तीव्र भूकंप आया है, तो इसका जो मान है वो 0 से 10 तक होता है। क्या? 0 से लेकर 10 तक होता है। अगर मान लो रिक्टर स्केल पर इसका जो मान है वो 2 से 3 तक आया तो वो हल्का झटका माना जाता है। लेकिन अगर वो 6 से 7 तक आया या 4 तक भी आया तो बड़ा नुकसान माना जाता है। 4 तक भी चल जाता है, लेकिन 6 से 7 तक अगर उसका वो दिख रहा है मान उस भूकंप का रिक्टर स्केल पर, तो वो बड़ा नुकसान माना जाता है। और 8 से ऊपर तो मान लो भाई पूरा भीषणकारी हो सकता है वो, यानी भीषण विनाश आपका हो सकता है। आपका क्या मतलब? जहां पर भूकंप आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये तुम देख सकते हो। ठीक है भाई, 1 पॉइंट नॉर्मल है, 2 पे आपका इंसिडेंट नॉर्मली है, 3 पर आपका सीरियस इंसिडेंट है, और चौथे पे एक्सीडेंट विदाउट ऑफ साइट रिस्क, मतलब कि एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन ज्यादा कोई रिस्क नहीं देखने को मिलेगा साइट पर। लेकिन उसके बाद 5, 6, 7 पूरा मेजर एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, एक्सट्रीम एक्सीडेंट, और 9 पर डिजास्टर, और 10th पर एक्सट्रीम डिजास्टर। सब कुछ गिर जाएगा भाई, टूट फाट जाएगा, चट्टाने बिल्कुल जमीन पूरी फट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है। तो रिक्टर स्केल से क्या करते हैं हम? ये भूकंप की तीव्रता को मेजर करा जाता है। ध्यान रखना। तो इस भूकंप मापी यंत्र से जिसमें मापा जाता है वो रिक्टर में मापा जाता है। ध्यान रखना। इसके हम ऐसा यूनिट कह सकते हैं रिक्टर स्केल को। उसके बाद एक और हम बात करेंगे, वो है मर्केली स्केल। क्या है? मर्केली स्केल। मर्केली स्केल क्या है? जो कि भूकंप की गहनता को मापता है। गहनता का मतलब है कि कितना नुकसान हुआ है उसको मेजर करना, ये आपका मर्केली स्केल करता है। तो मर्केली स्केल ये जो भूकंप से हुए नुकसान को मापता है, यानी कि ये देखता है कि झटकों से इमारतें, सड़कें, लोग और धरातल पर क्या असर पड़ा। और जो उसकी गहनता होती है ना भाई, गहनता मतलब कितना एक्सेसिव मात्रा में नुकसान पहुंचा है, तो उस हिसाब से गहनता का जो स्केल रखा गया है वो 1 से लेकर 12 तक रखा गया है। क्या? 1 से लेकर 12 तक रखा गया है। कम नुकसान हुआ है तो वो इसका मान 1 हो जाएगा, ज्यादा नुकसान हुआ है तो 2 हो जाएगा, ऐसे कर करके 12 तक चलता है। ठीक है, ध्यान तुमको रखना है। तो एक अगर गहनता 1 है, यानी लगभग महसूस ना होने के बराबर झटका था या नुकसान महसूस ही नहीं होगा तुम्हें। अगर 12 है मान गहनता, मान लो मर्केली स्केल पर जो 12 आया है अगर मान, तो पूरी तरह से विध्वंसकारी भूकंप था वो। ध्यान रखना कि नुकसान बहुत दबा के हुआ है। आगे बात करें भूकंप के प्रभाव की। ये जो भूकंप है इसके प्रभाव तो देखने को मिलते ही है ना हमें। तो भूकंप के प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो भूकंप आया, ये तो है नहीं कि भाई आके चले गया, बहुत नुकसान देखने को मिलता है अगर तगड़ा भूकंप आए। तो ये सारे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, इफेक्ट देखने को मिलता है भूकंप के, अगर तगड़ा भूकंप आता है तो। पहला, भूमि का हिलना। सीधी सी बात है, तो बहुत आसान है।
कि भाई अगर भूकंप तुम्हारा आया तो भूमि तो हिलेगी ही हिलेगी, जमीन पूरी हिल जाती है, पहला प्रभाव हो गया। उसके बाद धरातलीय विसंगति, यानी कि धरातल का अलग हो जाना। अगर भूकंप आता है तो धरातल अलग भी हो सकता है, विसंगति हो सकती है। उसके बाद भूस्खलन, पंखस्खलन, इसका मतलब ये होता है कि अभी तुमने देखा होगा ना कई बार कि जो जब कहीं तुम ऋषिकेश या कोई पहाड़ी इलाके पर घूमने जाते हो, ठीक है, तो वहां पर तुमने देखा होगा कि मान लो कि अगर मैं ऐसा पहाड़ी टाइप बनाऊं, यहाँ से तुम्हारा रोड होता है, ठीक है, यहाँ से तुम मान लो, सॉरी, ठीक है, अगर यहाँ से तुम्हारा रोड निकल रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ से तुम आ रहे हो और यहाँ से जो चट्टाने हैं वो यहाँ पर आके गिर जाए यहाँ पर आके, है ना, यहाँ से चट्टान आके गिर जाए भूकंप की वजह से, ठीक है ना, भूकंप आया है तो मान लो यहाँ की चट्टाने वो यहाँ पर आके गिर जाए और यहाँ से पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, कई बार तुमने सुनी होगी न्यूज़। तो वही बात है। तो भूस्खलन और पंखस्खलन हो सकता है, यानी कि चट्टाने ऊपर से गिर सकती हैं, है ना। भूस्खलन पंखस्खलन का मतलब यही, चट्टानों को ऊपर से नीचे गिर जाना, ठीक है। और मृदा द्रवण, तुमने देखा होगा कि जनरली जो हमारी सोइल होती है, जो मृदा होती है, वो काफ़ी टाइट होती है। अगर तुम कभी नॉर्मली सोइल देखते हो, सोइल यानी मृदा देखते हो, तो वो काफ़ी टाइट होती है, स्टिफ होती है, ठीक है। लेकिन जब भूकंप आएगा ना, मान लो भूकंप आएगा तो ये मृदा ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तुम इसको आसानी से ऐसे बिल्कुल निकाल सकते हो हाथों से। ऐसे पानी को तुम हाथ में से उठाते हो ना, बिल्कुल दिखता है मैं बिल्कुल लिक्विड टाइप है, तो लेकिन जैसे तुम मृदा है, भूकंप नहीं आया तो मृदा को उठा कर देखो, तुम्हें बहुत टाइट लगेगी, तुम उठा नहीं पाओगे, तुम ऐसा निकालना पड़ेगा। लेकिन जब भूकंप आया है, मान लो किसी इलाके वहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी है, तो मिट्टी बिल्कुल लूज हो जाएगी, वो मृदा बिल्कुल लूज हो जाएगी, तुम ऐसा हाथ में उठाओगे तो आसानी से वैसे निकल जाएगी, तो उसको मृदा द्रवण बोलते हैं। उसके बाद धरातल का एक तरफ झुकना, भाई कि भाई भूकंप तेज आया तो धरातल एक तरफ झुक भी सकता है। देन हिमस्खलन हो सकता है, मतलब बर्फ का गिरना, अगर बर्फ के पहाड़ है तो वहां से हिमस्खलन हो सकता है। धरातलीय विस्थापन, धरातल अलग हो सकता है। और बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आ सकती है। भाई इतना तेज भूकंप आया है, जो बांध बना रखे हैं, है ना, जो तटबंध है तट के पास जो तुमने संरचना बना रखी है, अगर उसके टूटने से बाढ़ आ सकती है। आग लग सकती है, मान लो कुछ ऐसे भूकंप की वजह से कुछ हो, बिजली वगैरह के तार जाते हैं, तुमने कई बार देखे होंगे ना, और भूकंप इतना तेज आया कि भाई सारे तार वगैरह उखड़ गई। या मान लो तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसमें अगर जिसमें कुछ फर्क अगर जिसमें कुछ भी हल्का सा मान लो कि कुछ भी हम नुकसान होता है उसको, मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर टाइप सा बना है जिसमें कुछ भी हल्का सा नुकसान हुआ, तो उससे आग वगैरह फैल सकती है। तो भूकंप की वजह से ये होता है, भूकंप की वजह से बहुत सारी संरचना हिलती डुलती है, तो उससे आग लग सकती है। एंड इमारतों का टूटना तथा बांधों का ध्वस्त हो जाना, पुल गिर जाना, ये सब नॉर्मल क्या हमें भूकंप के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का गिरना, सुनामी आ जाना, और अपनी मर्जी से भी खुद कुछ लिख सकते हो अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है तो। ये क्या हो जाएंगे, आपके भूकंप के प्रभाव हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे भूकंप की आवृत्ति, यानी भूकंप की फ्रिक्वेंसी। भूकंप कितने आते हैं, डेली आते हैं, साल में एक बार आते हैं, 2 साल में एक बार आते हैं, या आते ही नहीं है। तो भूकंप की आवृत्ति क्या है, कितनी तेजी से आता है भूकंप, देखो। तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, और तेज भूकंप से, नॉर्मल भूकंप से नहीं, तेज भूकंप से जन धन की हानि होती है, काफी दबा की हानि होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दुनिया के हर भाग में तीव्र भूकंप आए, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर एक कोने पर हर तेज भूकंप आए। केवल वही क्षेत्र जहां पर भ्रंश है, यानी फोल्ट जोन, दरारें वगैरह हैं चट्टानों के अंदर, और ज्वालामुखी वगैरह हैं, वहां पर हमें तेज झटके देखने को मिलते हैं। रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप बहुत कम आते, सीधी सी बात है। रिक्टर स्केल पर ऐसे भूकंप जिनकी तीव्रता 8 से ज्यादा हो, बहुत कम ही आते हैं, वो जापान वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, ध्यान रखना भूकंप। और जो रिक्टर स्केल पे 8 से अधिक दिखता है ना हमको, ऐसे पैमाने वाले भूकंप लगभग साल में, लगभग 1-2 वर्ष में ही आते हैं, ध्यान रखना। लगभग 1-2 वर्षों में ही एक बार आते हैं, और हल्के भूकंप बहुत बार आ रहे होते हैं। और लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी कोने में हल्का झटका महसूस हो रही होता है। मान लो मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, किसी पृथ्वी के किसी कोने भूकंप आ भी रहा होगा और चले भी गया होगा, है ना, ध्यान रखना। कई बार तो भाई हम सो रहे होते हैं, कई बार तो हम सो रहे होते हैं और भूकंप आके चले जाता है ना। लेकिन मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि भाई मैं जब भी सो रहा हूँ भूकंप आके चले जाता है, मेरे को कभी भूकंप महसूस ही नहीं होता है। मैं कभी जाग भी रहूंगा और भूकंप आता है, मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि हल्का झटका होता है ना, वो बहुत ही देर बंदों को महसूस हो पाता है। ध्यान रखना। अब तुम मुझे बताना क्या तुम्हें कभी हल्का झटका महसूस हुआ है भूकंप का, ये मुझे कमेंट में तुम मुझे बताओगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना की, कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, ठीक है, पृथ्वी की संरचना कैसी है।
देखो भाई, तो पृथ्वी की संरचना है वो 3 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की संरचना 3 भागों में बटी हुई है। ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर की मैं बात करूं तो पहली है भूपर पट्टी, दूसरी है मेंटल, तीसरी है करोड़। ठीक है, देखो अगर मेंटल की बात करूं, मेंटल से भूपर पट्टी, अगर भूपर पट्टी की बात करूं तो ये पृथ्वी के सबसे भारी भाग है। ये पृथ्वी का सबसे भारी हिस्सा है और ये धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। अगर बात करता हूँ भूपर पट्टी की, तो ये लगभग धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक देखने को मिलेगी और इस परत की चट्टानों का घनत्व लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तुम्हें पता होना चाहिए, ये पूरा भूपर पट्टी के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये भूपर पट्टी है तुम्हारे ऊपर की, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या है तुम्हारी, ये भूपर पट्टी है, उसके बाद आपका मेंटल आ जाता है। यहाँ से पूरा क्या तुम्हारा, ये मेंटल है, ये पूरा क्या है, मेंटल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आगे चलो, मेंटल की बात करूं तो भूपर पट्टी से नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। जो भूपर पट्टी मैंने बताया उसके नीचे का भाग मेंटल है और ये भाग भूपर पट्टी के नीचे से आरंभ होकर 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर मैं वापस पीछे चलूं तो ये भूपर पट्टी के नीचे है और लगभग 2900 किलोमीटर, जो कि यहाँ मैंने लगाया भी था, ठीक है, 2900 किलोमीटर से लेकर भूपर पट्टी के नीचे से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समझ आ गया भाई तुम्हें? यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ उससे ऊपर तुम्हारी भूपर पट्टी है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है, मेंटल है। ठीक है, और आगे मैं बात करूं, और भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। तो मैंने बताया ना तुम्हें कि धरातल से लगभग 200 किलोमीटर तक का स्थल मंडल होता है। तो भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा क्या बनाता है, स्थल मंडल बनाता है। और मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में होता है। इसका घनत्व लगभग 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। समझ आ गया? तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि लगभग हमारा भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग, वापिस आए भाई, अगर हम देखो तो पूरी भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग, मतलब ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या बनाता है, पूरा क्या बनाता है, ये पूरा बनाता है क्या भाई, आपका लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। समझ आ गया? और धरातल से लगभग 30 किलोमीटर गहराई तक पाए जाते हैं ऊपर पट्टी। आगे तो मैं बता ही चुका हूँ और ये बता दिया। और जो मेंटल का निचला भाग है वो हमें ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। आगे चलें, अब हम बात कर रहे हैं करोड़ की। तो मेंटल के नीचे करोड़ स्थित है, अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ, जिससे आंतरिक और बाह्य करोड़ में विभाजित हम कर सकते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट हो गया, ये हमारा मेंटल हो गया, और ये आउटर कोर, ये इनर कोर, यानी कि ये अपनी आंतरिक कोर और ये तुम्हारी भाई बाहरी कोर। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहूँ तो ये बाहरी कोर हो गया। समझ आ गया? और देखिए भाई, पीछे चलो वापस, ठीक है। तो बाह्य जो करोड़ है वो तरल अवस्था में होता है, जो बाह्य करोड़ है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में होता है। तो बाह्य करोड़ किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो बाह्य करोड़ है का भाई तुम्हारा, ये रहा, ये तुम्हारा तरल अवस्था में है, ठीक है। और आंतरिक करोड़ जो कि है ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। समझ आ गया? ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। और इसका जो घनत्व है वो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जो करोड़ है भाई, इसका जो घनत्व है लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, यानी घनत्व ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और करोड़ बेसिकली निकेल और लोहे जैसे भारी पदार्थों से बना होता है। ये ध्यान रखना है, जो करोड़ में यहाँ पर निकेल और आपको लोहा देखने को मिलता है, ठीक है, जिसलिए इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, निफे। ठीक है, ये निकेल का सिंबल हो जाता है और एफ यहाँ पे हमारा किसका होता है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एफ कैपिटल होता है। एफ देखो ऐसे, NiFe, ठीक है। तो Ni से निकेल और Fe से आयरन हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको फेरस बोलते हैं लेकिन इसको पढ़ते हैं आयरन है। तो समझ आ गया तुम्हें? तो निफे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें निकेल और लोहा देखने को मिलता है इस पदार्थों में, और यहीं से आपकी क्या निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र भी आपके यहाँ से
जनरेट होता है। समझ आ गया? ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम्हारी एनसीईआरटी में कौन सी इमेज दे रखी है? ये वाली दे रखी है, इसमें भी देख, इसको भी देख लो, ठीक है। करोड़ है तो तुम्हारी ये, ठीक है। देखो यहाँ पर मेंटल खत्म, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो कि द्रव है, और यहाँ से ये वाला हिस्सा ये आपका ठोस है, ठीक है। ये आपका कौन सा हिस्सा है? ये आपका बाहरी करोड़ है, ये आपका आंतरिक करोड़ है। बाहरी करोड़ आपकी द्रव अवस्था में और आंतरिक करोड़ आपकी ठोस अवस्था में है। समझ आ गया? और मेंटल का निचला हिस्सा मैंने बताया था कैसा है, वो ठोस अवस्था में है। जो पूरा मेंटल है आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो मेंटल है पूरा, यहाँ से, तो इसका जो निचला हिस्सा है मान लो ये वाला हिस्सा, ये भी ठोस अवस्था में है। चले भाई आ गई, ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टी हो जाएगी, मतलब कि आंतरिक संरचना किस प्रकार से है पृथ्वी की। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो कि है भाई ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। देखो अगर बात करूं ज्वालामुखी है क्या, तो ज्वालामुखी वो स्थान है जहां से गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, जिसको हम लावा कहते हैं, वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। सीधी सी बात है, उनको हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? जहां से लगातार लावा उगलता रहता है। तो अगर ज्वालामुखी से पदार्थ हाल ही में निकला हो, देखो पहले तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है कि जहां से हमारा जो लावा है वो निकलता रहता है, भूकंप, मतलब भूकंप कह रहा हूँ, जो ज्वालामुखी लगातार जो है अपना लावा उगलता रहता है कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो वर्ड तुमको पता होंगे, एक मैग्मा और एक लावा। मैग्मा और एक लावा। तो मैग्मा और लावा में अंतर होता है कुछ, क्या होता है देखो। मैग्मा और लावा अगर तुम्हें बताऊं मैं, देखो, तो जब तरल चट्टानी पदार्थ मेंटल के ऊपरी हिस्से में ही हो, मेंटल और दिखा चुका हूं तुम्हें पीछे, मेंटल के ऊपरी हिस्से में हो तो इसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब ये धरातल पर आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम लावा कहते हैं। समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब ये मेंटल के ऊपरी हिस्से पर हो, यानी कि दुर्बलता मंडल के पास हो, मेंटल का ऊपरी हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं? दुर्बलता मंडल बोल रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। दुर्बलता मंडल पर हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये धरातल पर आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोल देते हैं। समझ आ गया? ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए भाई। और सक्रिय ज्वालामुखी तुम्हें बता ही चुका हूं मैं कि अगर ज्वालामुखी से पदार्थ हाल ही में निकला हो या अभी भी निकल रहा हो या लगातार निकलता रहता है, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं हम, ठीक है। आगे चलें। मैग्मा लावा तो मैं बता ही दिया हूं। और देखिए, और वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें क्या होता है, मतलब कि ज्वालामुखी से जो निकला है उसमें क्या होता है? लावा प्रवाह होता है। लावा प्रवाह मतलब कि मान लो भाई ये ज्वालामुखी है, यहाँ से जो निकला है, अब यहाँ से जो लावा है वो फ्लो कर रहा है पूरा, ठीक है। लावा क्या कर रहा है? पूरा फ्लो कर रहा है। तो लावा निकलता जो कि प्रवाह कर रहा होता है। लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाला खंडास बोलते हैं। तुम्हारे बुक में ज्वाला खंडिसम लिखा होगा, ठीक है, वही बात है। ज्वालामुखी बम होते हैं, राख होता है, धूल कण और गैसें। गैसें कौन कौन सी निकलती है भाई? नाइट्रोजन, यौगिक, ठीक है, सल्फर। नाइट्रोजन यौगिक पूरा एक ही वर्ड है ये। सल्फर यौगिक, और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी निकलती है। ध्यान रखना कि जब तुम्हारे ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ निकलता है, तो लावा के साथ साथ ये सब चीजें भी निकलती हैं। समझ आ गया? और ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ज्वालामुखी से किस प्रकार का उद्गार वो हो रहा है, ठीक है, और क्या मतलब वो जो उद्गार हो रहा है, किस प्रकार का लावा, क्या कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं, इसके आधार पर, और धरातल पर जो आकृति विकसित हो रही है इस लावा की वजह से, उससे ना हम ज्वालामुखियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्यों? तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि देखो ये धरातल है, ध्यान रखना, और एक हिस्सा है जहां से लावा निकलता है। ज्वालामुखी जो आप देखते हो, कोई इतना ऊंचा ज्वालामुखी, कोई इतना चपटा ज्वालामुखी, क्योंकि जनरली आप सोचते हो ज्वालामुखी इतना ऊंचा होता है, ऐसा होता है ज्वालामुखी। भाई ऐसी बात नहीं है, ज्वालामुखी ऐसे नहीं होते हैं, ज्वालामुखी ऐसे नहीं होते हैं, ध्यान तुम्हें रखना है, ठीक है। ज्वालामुखी कैसे होते? देखो यहाँ से लावा निकला, लावा निकला तो यहाँ पर जमा हुआ, यहाँ पे जमा हुआ लावा, यहाँ पर जमा हुआ, यहाँ पर जमा होके, जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, ऐसे जमा होते जाते, तो ऐसे ये पूरा क्या बनाता है? स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है पूरा। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो किसी का लावा बहुत तरल होता है तो भाई वो ऐसे फैल जाता है और वहां पर जम जाता है, तो ऐसी आकृति बन जाती है, और यहाँ से लावा ऐसे निकलता रहता है, ठीक है, ध्यान रखना, फैलता है। और
वही चीज है, मान लो यहाँ से लावा निकल रहा है, बहुत गाढ़ा चिपचिपा है, तो वो ऐसे निकल निकल के ऐसे जमा होता रहता है, ऐसे जमा होते रहता है, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का ज्वालामुखी बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उद्गार किस प्रकार से हो रहा है और धरातल पर कैसी आकृति बन रही है, इस हिसाब से हम ज्वालामुखियों को बांट सकते हैं। समझ आ गया? तो पहला जो ज्वालामुखी होता है उसको हम बोलते हैं सील्ड ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? सील्ड ज्वालामुखी। इमेज आप देख सकते हो भाई, सील्ड ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि ज्यादा हमें ऊंचा देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल थोड़ा चपटा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन काफी बड़ा होता है। देख लो यहाँ तक फैला है पूरा, ऐसे फैला पड़ा है पूरा, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ आ गया? और जो ये देख रहे हो हिस्सा, जहां से मैग्मा बाहर निकलता है और ऐसे फैल जाता है, ध्यान रखना, फव्वारे की तरह निकलता है इस सील्ड ज्वालामुखी से आपका जो लावा निकलता है। तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर है क्या बेसाल्ट प्रवाह, आगे बताएंगे, ठीक है ना। बेसाल्ट प्रवाह है क्या, अगर टॉपिक है तुम्हारा, ध्यान रखना। बाकी बेसाल्ट क्या होता है वो तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। अगर तुम बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ दो तो सील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। क्यों कह रहा हूं मैं बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, क्योंकि देखो वही चीज आ गई, यहां से तुम्हारा ये निकास है, ये क्या निकास है, जहां से लावा तुम्हारा निकलता है, इसको निकास बोलते हैं, जो कि बिल्कुल प्लेन जगह से निकल रहा है। तो ये आकृति तुम देख रहे हो बातें बनती है, लावा से ही बनती है ये आकृति, जो ये तुम आकृति ऊपर देख रहे हो ये किससे बनती है, लावा से ही बनती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो तुम्हारा लावा निकल रहा है ये काफी तरल है, बिल्कुल ही तरल है, पिघला हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे जमा होता रहता है और ऐसे ढकता जाता है एरिया को, ऐसे जाता रहता है दूर 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 दूर। तो ऐसे ये बहुत बड़ी आकृति बना लेता है भाई, बहुत बड़ी आकृति बना लेता है। इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, बेसाल्ट पर्वत बोलते हैं, जो कि बहुत पतली आकृति बना लेता है और जम जाता है वहीं पर ही, है ना। तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो सील्ड ज्वालामुखी अपना सबसे बड़ा और विशाल ज्वालामुखी है, ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा उदाहरण जहाँ पे हमें सील्ड ज्वालामुखी देखने को मिल सकते हैं वो हवाई द्वीप है। क्या है? हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे बेटर एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। और ज्वालामुखी मेनली बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो कि तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। मैंने बता दिया तुमको कि जो बेसाल्ट प्रवाह क्या है, जो बेसाल्ट का प्रवाह हो रहा है, और बेसाल्ट जो जो सील्ड ज्वालामुखी होते हैं किससे बनते हैं, बेसाल्ट से बनते हैं। किससे बनते हैं? बेसाल्ट से। और बेसाल्ट है क्या? जो लावा निकलता है धरातल से, जब वो लावा ठंडा होता है, जो बेसाल्ट है वो ठंडा होता है, तो ऐसी आकृति बना लेता है। क्या बना लेता है? ऐसी आकृति बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बेसाल्ट बोल रहे हैं। और ये आकृति अब पूरी बन गई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सील्ड ज्वालामुखी बोल रहे हैं। तुम्हें समझ आ गया? तो बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट से निर्मित होता है। तो बेसाल्ट बनता कैसे है? तरल लावा के ठंडे होने से बनता है। समझ आ गया? तो मैं कहूँ सील्ड ज्वालामुखी का जो ये आकृति बनी हुई है ये बेसाल्ट से बनी है। समझ आ रहा है? आगे चले। और ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, वही बोल रहा मैंने कि जो लावा निकल रहा है ये बहुत तरल होता है, बहुत चिपचिपा गाढ़ा नहीं होता, बहुत तरल होता है। इसी कारण से इन ज्वालामुखियों का ढीला जो ढाल है वो तीव्र नहीं होती है। ढाल क्या है भाई? ढाल ये है। ढाल क्या है? ये है तुम्हारी ढाल। ढाल तीव्र क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो लावा निकल, मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर एक धरातल बना दूं, यहाँ से मान लो कि लावा निकल रहा है तो काफी तरल है, तो ऐसे ऐसे फैलेगा, धीरे धीरे फैलेगा, ऐसे धीरे धीरे फैलेगा यहाँ पर। तो ऐसे करके एक ज्वालामुखी बन जाएगा तुम्हारा इधर, तो निकलेगा। तो यहाँ पर इसकी ढाल ऐसी बनेगी, इसकी ढाल यहाँ पर ऐसी बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस ज्यादा गाढ़ा नहीं है, ज्यादा चिपचिपा नहीं है, तो तरल है, तो काफी फैल ज्यादा रहा है ये, तो ऐसे फैल रहा है। तो उसकी ढाल तीव्र नहीं, ढाल तीव्र कब होती है? जब तुम्हारा ज्वालामुखी कुछ ऐसा हो, ठीक है, तुम्हारा ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार का हो, तुम्हारा ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार का हो, और यहाँ से तुम्हारा निकला लावा, और यहाँ से तुम्हारा ऐसा लावा फैल रहा है, तो ये तीव्र ढाल है। लेकिन इस ज्वालामुखी की ढाल तीव्र क्यों नहीं? क्योंकि काफी तरल लावा उगलता है। समझ आ गया? और आगे देखो, और ये कम विस्फोटक होते हैं कब? जब तक इनको कोई छेड़े ना। छेड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है, यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए। निकास नलिका क्या, वापिस दिखाएं भाई तुमको, अरे भाई चलो पीछे 2 मिनट, ठीक है। देखो ये क्या, निकास नलिका है, जहां से लावा बाहर निकलता है। तो अगर यहाँ पर किस तरीके से पानी चले गया, क्या चले गया भाई, पानी चले गया, तो बस भड़क जाएगा ये ज्वालामुखी, तुम्हें ध्यान रखना है। मतलब कि और तेजी से विस्फोट होगा। बाकी कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है एसिड ज्वालामुखी की। बाकी निकास नलिका में पानी भीतर चले गया तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, ध्यान रखना है। और इन ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है। तरल, देखो तरल रूप में आता है और फव्वारे के रूप में आता है। कैसे? ऐसे, ठीक है, फव्वारे के रूप में आता है
पहले तो खोलेगा, ऐसे उबलेगा, फिर ऐसे फव्वारे के रूप में आएगा। ठीक है, फव्वारे के रूप में आता है तो एक सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है, यानी कि तो ये निकास पर, कहाँ पर, निकास पर, देखो यहाँ से ये पूरा सील्ड है अपना, ये अपना सील्ड ज्वालामुखी है, तो निकास जब फव्वारे के रूप में आ रहा है तो इसने निकास पर क्या बना लिया, एक सिंडर शंकु बना लिया। तुम ऐसा समझ सकते हो, मान लो यहाँ से लावा ऐसे निकल रहा है, लावा ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या एक शंकु टाइप ऐसे बना लेता है, और यहाँ पर क्या एक शंकु से ऐसी आकृति बन जाती है सील्ड ज्वालामुखी के निकास पर, जहां से लावा निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु बोलते हैं। तुम देख भी सकते हो, ठीक है, कि भाई ये अपना सील्ड ज्वालामुखी है, इसके निकास पर क्या बन गया है, ये पूरा सिंडर शंकु यहाँ पर ऐसा हमारा ये बन गया है। समझ आ गया भाई। अब अगला जो ज्वालामुखी है वो है मिश्रित वाला ज्वालामुखी। तो जो ज्वालामुखी की इमेज तुम्हारे दिमाग में बनती है ना कि भाई ज्वालामुखी इस प्रकार का होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो तो मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में सोच रहे होते हैं। बाकी ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया, वही बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि जो स्ट्रक्चर तुम्हारे मन में आता है, जो इमेज तुम्हारे मन में आती है ज्वालामुखी को देखकर, वो तो मिश्रित ज्वालामुखी की होती है। ये क्या है, मिश्रित ज्वालामुखी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी ढाल क्या है, तीव्र भी है, ध्यान रखना, जो कि सील्ड ज्वालामुखी में देखने को नहीं मिलती है। तो मिश्रित ज्वालामुखी क्या है, तो इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान, श्यान का मतलब होता है गाढ़ा या चिपचिपा लावा निकलता है। ठीक है, तो इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा, बेसाल्ट तो काफी तरल है ना, जिससे सील्ड ज्वालामुखी बन गया, तो बाकी लेकिन सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है तो वहां से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे, गर्म लावा नहीं, ठंडा लावा, और श्यान, श्यान का मतलब था गाढ़ा चिपचिपा होना, तो चिपचिपा लावा निकलता है। जब ठंडा है और चिपचिपा लावा निकल रहा है तो वो जल्दी जल्दी जम जाएगा, वो जल्दी ही जम जाएगा, और मान लो यहाँ गिरा तो यहीं जम जाएगा, और ज़्यादा नीचे जाएगा ही नहीं, गिरा यहाँ पर जम जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा, तो ऐसे एक बड़ी सी आकृति बन जाएगी। देखो सब तो निकल धरातल से ही रहा है ना, निकल धरातल से रहा है, तो यहाँ पर जम जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पर भी जम जाएगा, ऐसे जम जम के ऐसे क्या हो जाएगा, एक बड़ी आकृति ऐसे तुम्हारी बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी हम बोलते हैं। और ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, मजाक सट के कह रहा हूँ, बहुत तेजी से फूटते, ध्यान रखना, और इससे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वाल खंडास भी निकलते हैं। ठीक है, ज्वाल खंडास पीछे ही बताया मैंने क्या क्या होते हैं, और राख भी धरातल पर पहुंचती है, ये मिश्र ज्वालामुखी की विशेषता है। और यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमा मिश्र ज्वालामुखी के रूप में देखे जाते हैं। ये बोला है जो ये लावा बाहर निकल रहा है तो ये निकास नली के पास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनको मिश्र ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। ठंडे होते हैं भाई लावा, ध्यान रखना, ये चिपचिपे होते हैं, गाढ़े होते हैं, तो यहाँ से जो लावा निकल रहा है वो यहीं पर ही परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा ये मिश्र ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, परती तो बन रही है, ये परती तो है, ये क्या है, ये परत है पूरी, जो कि इन्हीं से जो लावा निकल रहा है उससे बनी है। उसके बाद ज्वालामुखी कुंड, तो ज्वालामुखी कुंड क्या है, कई बार क्या होता है, देखो तुमने सोचा होगा ना कि तुमने एक चीज सुनी है कि गुस्सा जो होता है वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, खुद को नुकसान पहुंचाता है, तो वैसी वाली बात हो जाती है। ज्वालामुखी कुंड क्या है, जब इस प्रकार से फूटता है ना भाई, ये कि खुद ही को ढसा देता है नीचे, ध्यान रखना। कैसे, तो ज्वालामुखी कुंड क्या, देखो तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, ध्यान रखना है। और आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है ना, तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय, क्योंकि लावा निकलता है तो जमता रहेगा, तो ढांचा ऐसे ऊंचा बनता रहेगा, लेकिन इतना तेज विस्फोट होता है कि भाई ढांचा ऊंचा बनने की बजाय ये स्वयं नीचे धस जाते हैं। मैंने बोला ना, गुस्सा करने से बंदा खुद ही अपनी हेल्थ बेकार करता है, वैसे ही तो ये इतने तेज होते हैं, इतना विस्फोटक होते हैं कि जो इनका ऊंचा ढांचा बनने के बजाय ये और नीचे धस जाते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये क्या एक ज्वालामुखी कुंड है अपना, ये क्या एक ज्वालामुखी कुंड है, तो ऐसे फूटते हैं, ये इतना तेजी से फूटते हैं, ये खुद ही अपने आप को नीचे धसा लेते हैं, समझ आए, गड्ढा बन जाता है, एक गर्त बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी खड, ज्वालामुखी गढ़। ठीक है था, तो इससे क्या होता है कि छोटे छोटे ज्वालामुखी गढ़ बन जाते हैं, यानी कि लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी गढ़ बोलते हैं। और इन्हीं ज्वालामुखी गढ़ को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। समझ आ रहा है। और इनका ये विस्फोटक स्वभाव बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं परंतु इनके बहुत पास स्थित है। मतलब कि इस देख लो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से निकास हो रहा है लावा का, ठीक है, तो जहां से इनको लावा मिल रहा है ना,
एक तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहां से इनको बहुत ज्यादा लावा मिल रहा है और लावा इनके बहुत पास स्थित है, तभी क्या हो रहा है, इतना तेज विस्फोटक देखने को मिल रहा है जिससे जो लावा है बाहर निकलने के लिए इतना आतुर हो रहा है और विस्फोटक हमें देखने को मिल जाता है। और इनके द्वारा निर्मित पहाड़ियां मिश्र ज्वालामुखियों की तरह ही प्रतीत होती हैं। ध्यान रखना, इनके द्वारा निर्मित जो पहाड़ियां हैं वो मिश्रित ज्वालामुखियों की तरह प्रतीत होती है। कहने का मतलब है कि भाई यहाँ से जो लावा निकला, विस्फोट हुआ तो पूरा नीचे धस गया, लेकिन जहां जहां लावा गया वहां पर जो आकृतियां बनेंगी वो कैसे दिखते हैं, मिश्रित ज्वालामुखियों की तरह दिखती हैं। समझ आ गया। उसके बाद मैं बात करूं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र की, तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, देखो बेसाल्ट का मतलब मैं तुम्हें बता दिया, लावा, तरल लावा के ठंडे होने से जो बनता है उसको बेसाल्ट कहते हैं। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जहां पर बेसाल्ट का फ्लो हो रहा है, सीधी सी बात है। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र तो क्या है, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। तो जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है ये बहुत ही तरल लावा उगलते हैं जो कि बहुत दूर तक फैलता है। देखो ये धरातल मैंने बनाया, यहाँ से तुम्हारा वही लावा निकल रहा है, तो यहाँ से जो बेसाल्ट निकल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत तरल है, ऐसे फैल जाएगा बहुत दूर दूर तक, तो दूर दूर तक फैल जाएगा। तो यहाँ से जो लावा निकलेगा ना वो इतना तरल निकलेगा, इतना तरल निकलेगा कि वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक फैल जाएगा। ठीक है, बहुत दूर तक फैल जाएगा। और और होगा क्या, और ध्यान रखना है, होगा इससे कुछ नहीं, होगा इतना कि हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं संसार के कुछ भाग, तो इसी वजह से बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र की वजह से संसार के कुछ भाग तो हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा के प्रवाह से ढके हुए हैं। और इनमें लावा प्रवाह क्रमवार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कहने का मतलब है लावा प्रवाह क्रमवार होता है, लगातार होता रहता है, ठीक है, और कुछ प्रवाह तो 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। जो प्रवाह जो चल रहा है, मान लो ऐसे प्रवाह चल रहा है, तो प्रवाह होते होते ऐसे परत बनती जाती है ना, तो वो लगभग 50 मीटर मोटे हो जाते हैं, 50 मीटर मोटे हो जाता है ये प्रवाह क्षेत्र, ध्यान रखना है, इन्हीं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र की वजह से जो लावा निकलता है। और कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है, जो प्रवाह इतना तरल होता है भाई, ये फैलता जाता है दूर दूर तक, तो ये लगभग कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। और भारत का जो दक्कन ट्रैप है, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार अधिकांश भाग पाया जाता है, वृत्त बेसाल्ट लावा प्रवाह का क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत का जो बेसाल्ट दक्कन ट्रैप है, जो कि जिस पर आज का मतलब महाराष्ट्र का पठार है अधिकांश वाला हिस्सा, ठीक है, महाराष्ट्र का जो हिस्सा है ना, वहां पर पहले दक्कन ट्रैप बोला जाता था वहां पर। तो भारत का जो दक्कन ट्रैप है जिस पर आज का हमारा जो महाराष्ट्र है उसका अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र पठार का वो पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ये है, ध्यान रखना है। यहाँ मैं कहूँ जो दक्कन ट्रैप हमें देखने को मिलता है, जो पठार हमें देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं वृत्त बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र की वजह से ही बना है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृत्त क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। कहने का मतलब है कि आज की अपेक्षा पहले जो है, जो ये अपना दक्कन ट्रैप है, ठीक है, ये तो है ही, लेकिन संसार के बहुत ज्यादा हिस्से आज की अपेक्षा पहले ज्यादा ढके हुए थे इस प्रवाह से। समझ आ गया। अब आगे मैं बात करूं अगले ज्वालामुखी की, जो कि है भाई मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। क्या है, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो मध्य महासागर कटक है ना, यानी कि महासागर के अंदर देखने के लिए जो मिलते हैं हमें ज्वालामुखी। देखो अभी तो तुम्हें जो ही बता रहा हूँ धरातल पर बता रहा हूँ कि धरातल पर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मध्य महासागरीय कटक है वो आपको समुद्र के अंदर यानी कि महासागर के अंदर देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से। ये पानी है, पूरा ध्यान रखना। इसके अंदर हमें कुछ इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती है मध्य महासागरीय कटक की। बाकी तो मध्य महासागरीय कटक के बारे में अगले चैप्टर में भी जानोगे, ठीक है। तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है, ठीक है। और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब है कि ये पहाड़ियों की श्रृंखला है एक तरह से। यहाँ पर ऐसे पहाड़ियों की श्रृंखला है ये क्या है, पहाड़ियों की श्रृंखला है। समझ आ गया। तो मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला जो कि 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। जो मध्य महासागरीय कटक है हमें लगभग सभी महासागरीय क्षेत्रों में या बेसिनों में देखने को मिल जाती है और इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है, ठीक है। तो ये पूरी क्या बना दी, देखो यहां से लेकर यहां तक पूरी ये मध्य महासागरीय कटक है जो कि पर्वत की श्रृंखला है। तो उसके बीच वाले भाग में क्या होता रहता है, लगातार उद्गार होता रहता है, यानी कि लावा निकलता रहता है। और यहां से लावा निकलता है और यहाँ पे गिरता है और यहाँ पर अलग अलग आपकी आकृति बनने लग जाती है, ठीक है। ध्यान तुमको रखना है। कहाँ पहुंच गए भाई हम, 2 मिनट, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर थे तो यहाँ पर तो गिरता है, तो ऐसे ये जो है आकृति बनती रहती है, ध्यान रखना। और कितनी बड़ी बन चुकी है, लगभग 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी होती है। समझ आ गया तुम्हें? ये क्या मध्य महासागरीय घटक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, भाई तुम्हारे बुक की, वो है ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। क्या? ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। क्या ज्वालामुखी स्थलाकृति? जो कि ज्वालामुखी से बनी है। अब जो लावा है वो धरातल पर आया, वो ठीक है, सील ज्वालामुखी बना, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र बना, है ना। लेकिन मान लो लावा निकला ही ना बाहर, वो जमीन के अंदर ही जम गया, तो उससे कुछ ना कुछ आकृतियां बन जाती है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हम जो आकृति पढ़ने वाले हैं उनको बोलते हैं अंतर्वेदी आकृतियां। अंतर्वेदी आकृति का मतलब वो है जो कि धरातल के अंदर मिलती हैं। लावा जो है धरातल के बाहर आया ही ना, धरातल के अंदर ही ठंडा हो गया, जो आकृति बनी उनको बोलते हैं अंतर्वेदी आकृतियां। समझ आ गया भाई? और जो बाहर बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी, उसको बाहरी आकृतियां हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। जो लावा बाहर निकलता है धरातल पर, जब ठंडा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आग्नेय शैल बोलते हैं। उससे आग्नेय शैल बनती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, ये सब। तो जो आग्नेय शैल है वो लावा के ठंडे होने से बनती है, ध्यान रखना, धरातल पर। पहले तुम्हारे चैप्टर हुआ करता था, अब डिलीट कर दिया है, ध्यान रखना ये। बाकी जब तुमको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा कौन सा वाला, भू आकृतिक प्रक्रिया वाला, जब बता दूंगा तुमको। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ध्यान रखना, जब लावा ठंडा होता है तो आग्नेय शैल बनती है, और लावा का ये जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है, जो मैंने बताया भाई, ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकला है, या तो धरातल पर ठंडा होगा, या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपर पट्टी के नीचे शैलों के परतों में ही जमा हो जाता है, यानी कि धरातल के नीचे ही जम जाता है। तो ऐसा जब होगा तो लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर, कि लावा ठंडा कहाँ हो रहा है, धरातल के बाहर या धरातल के नीचे, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? आग्नेय शैलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। पहली है ज्वालामुखी शैलें, जो आग्नेय शैल, पहली जो आग्नेय शैल को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, पहले किसमें? ज्वालामुखी शैलें, जो कि लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी शैलें। ठीक है, या ज्वालामुखी आग्नेय शैलें, या पतालीय शैल, जो कि जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है या जम जाता है, ठीक है, ठंडा होकर, उसको हम पतालीय शैल बोलते हैं। तो इन्हीं पतालीय शैलों के बारे में आपको पढ़ना है इन अंतर्वेदी आकृतियों में, ध्यान रखना। और जब लावा भूपटल के भीतर यानी कि नीचे ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं, इन आकृतियों को हम अंतर्वेदी आकृतियां कहते हैं। समझ आ गया? तो पहले हम बात करेंगे बैथोलिथ की। किसकी बात करेंगे भाई? हम पहले बात करेंगे बैथोलिथ की। तो बैथोलिथ है क्या? तो यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर पट्टी में अधिक गहराई तक पर ठंडा हो जाए, क्या बोला मैंने? पहले तुम इसको छोड़ो, पहले बैथोलिथ दिखता कैसे, पहले वो देखो। ठीक है, ये आपका बैथोलिथ है, ये पूरा क्या है, पूरा पूरा हिस्सा ये तुम्हारा बैथोलिथ है। अगर ब्लैक से दिखाना चाहूं, देखो ये क्या है, तुम्हारा पूरा बैथोलिथ है, गुम्बद के आकार का। ये कैसा है? गुम्बद तुम्हारा इसी प्रकार का होता है, तो ये तुम्हारा क्या है? बैथोलिथ है। बेचारा नीचे ही देखो, यहीं से धरातल से निकलता है मैग्मा, है ना, फिर लावा कहते हैं उसको, तो ये मैग्मा तुम्हारा यहीं ठंडा हो गया, ध्यान रखना है। तो बैथोलिथ बन गया, गुम्बद की आकृति बना ली। तो ये बोला है यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर पट्टी में अधिक गहराई पर ही ठंडा हो जाए, जो दिख रहा है मैं, अधिक गहराई पर ही ठंडा हो गया, निकलेगा का बेचारा, पहले ही ठंडा हो गया, है ना, तो ये गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो गुम्बद का आकार यहाँ पर इन्होंने विकसित कर लिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। और अनच्छादान प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने से ये धरातल पर प्रकट हो जाती है। अनच्छादान क्या होता है? लगातार ऊपरी परत, जमीन के ऊपरी परत का हट जाना, लगातार नष्ट करते जाना। तो अनच्छादान प्रक्रिया जो कि चलती रहती है धरातल, मान लो कि ये धरातल है, यहाँ पर लगातार प्रक्रिया चलती रहेंगी। कौन सी भाई? अपनी अनच्छादान की प्रक्रिया चलती रहेंगी, जिस वजह से क्या होता है कि जो ऊपरी पदार्थ है वो हट जाते हैं जमीन के, जिससे जो हमें धरातल पर ये प्रकट होते हुए दिख जाती है। जिससे हमें जो ये बैथोलिथ है ये हमें धरातल पर ही प्रकट होता हुआ दिख जाता है। मान लो ये धरातल है, ये लगातार यहाँ से क्या होगा? हटता चले जाएगा, हटता चले जाएगा, और ऊपर धरातल से ही हमें ये दिखने लग जाएगा, धरातल पर ही प्रकट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। क्या बोला मैंने? जो बैथोलिथ है आपका, ये विशाल क्षेत्र में फैला होता है। आप जितनी भी अंतर्वेदी आकृतियां देख लीजिए, पैथोलिथ जो है सबसे ज्यादा बड़ी आकृति में फैला होता है, सबसे ज्यादा बड़ी आकृतियों में ये फैला होता है, ज्यादा क्षेत्र पर ये फैला होता है। और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है।
जिनकी गहराई है वो कभी कई बार क्या है, ज़्यादा गहराई तक होती है, कई किलोमीटर तक। क्योंकि सबसे ज़्यादा गहराई पर क्या है, आपका बैथोलिथ ही बन रहा है। और ये ग्रेनाइट से बने पिंड होते हैं और इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो कि मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं, यहाँ पर मैग्मा भंडार हमें देखने को मिलता है और यहाँ से धरातल पर आता है, तो इसके जमे हुए भंडार हैं ये। समझ आ रहा है? आगे चले भाई, लैकोलिथ की बात करेंगे हम। किसकी? लैकोलिथ्स या लैकोलिथ। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। लैकोलिथ कहाँ है? ये है। ठीक है, ठीक है। लैकोलिथ तुम देखो भाई, तो लैकोलिथ की आकृति क्या है? इस प्रकार की है। क्या है? इस प्रकार की है, और ऐसे ये पैथोलिथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पूरे मैग्मा के भंडार हैं, तो यहाँ से मैग्मा निकल रहा था भाई बाहर। मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पर है मैग्मा के भंडार जो कि बैथोलिथ के रूप में है। बैथोलिथ कब बोलेंगे? जहाँ पर मैग्मा का भंडार जम जाए, पूरे नीचे जम गए, तो वो बैथोलिथ बन गया। बाकी देखो, मान लो यहाँ से जो लावा का भंडार है, यहाँ से वो निकल रहा था, तो यहाँ पर ऊपर गया और इस चट्टानों में घुस गया, जहाँ पर जगह दिखी, तो यहाँ पर पूरा जम गया और नीचे भी जम गया। तो नीचे जम गया पूरा, गुम्बद का आकार बना लिया इसको, तो बैथोलिथ बोल दिया हमने। और बाकी जो जगह बची थी जहाँ मैंने भी रेड ब्लैक ब्लैक करा, ये हिस्सा और यहाँ पर जम गया, ये जो आकृति बनी है कुछ इस प्रकार की, ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनी है पूरी, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक है भाई, ध्यान तुमको रख लेना है इसके बारे में। तो एक गुम्बद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल और एक पाइप नुमा वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। वही बोला मैंने। तो इनकी आकृति कैसी है? गुम्बद जैसी है, जो कि जिनका आकार कैसा है? समतल है। जिनका आधार कैसा? समतल है, जो कि एक पाइप नुमा संरचना से वाहक नली में जुड़ा होता है, जो कि तुम्हें मैंने बताया भी ये चीज। और इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्र ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। तो धरातल पर हमें क्या देखने को मिलता है? मिश्र ज्वालामुखी देखने को मिलता है। तो इनकी जो आकृति है धरातल पर जो पाए जाने वाले मिश्र ज्वालामुखी उनके गुंबद से मिलती, तुम्हें दिखाया मैंने पीछे। ठीक है, जब मिश्र ज्वालामुखी तुम्हें पढ़ा रहा था। और यहाँ पर अंतर केवल गहराई का है, ध्यान रखना कि कितनी गहराई पर मामला बन रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा गहराई पर बनेगा तो वो बैथोलिथ है, उससे थोड़ी कम गहराई, ज्यादा गहराई कम गहराई पर बन रहा था वो लैकोलिथ है। ध्यान रखना, समझ आ गया? और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसे ही गुम्बदनुमा पहाड़ियां हैं। तो कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट चट्टानों की बनी पहाड़ियां वो लैकोलिथ ही हैं। और इनमें से अधिकांश जो अब उधड़ी हुई अवस्था में है, जो कि अब हट चुके हैं वहां से, ठीक है, धरातल पर देखी जा सकती है। और ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। जो आपका कर्नाटक का पठार है, वहाँ से ग्रेनाइट की बनी जो ऐसी पहाड़ियाँ हैं वो गुम्बद नुमा आकार की, वो आपकी लैकोलिथ सी हैं। और अब इनमें से अधिकांश तो है वो हट चुकी है ऊपर से, बिल्कुल उधड़ चुकी है ऊपर से, जो कि इजीली जो है देखी जा सकती हैं धरातल पर ही। और ये लैकोलिथ या बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण है। कहाँ पर? कर्नाटक के पठार में। आगे चले, उसके बाद हम बात करेंगे लेपोलिथ की। क्या? लेपोलिथ, इंग्लिश में लोपोलिथ भी कह देते हैं भाई। तो आपका लेपोलिथ इस प्रकार का दिखता है, ध्यान रखना है। इस प्रकार कुछ आपका लेपोलिथ ये दिखता है, ध्यान रखना है। देखो, तो ऊपर उठते लावे के कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। क्या बोला मैंने? कि जब ऊपर उठता हुआ लावा का कुछ भाग जब क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा यानी देखो यहाँ से लावा ऊपर उठ रहा है, तो ये क्षैतिज दिशा में क्या फैल गया? क्या करा मैंने भाई? क्षैतिज दिशा में ये यहाँ से उठता हुआ लावा है वो क्षैतिज दिशा में फैल गया। क्षैतिज दिशा का मतलब ऐसी दिशा में ये फैल गया। तो ऊपर उठते अलावा कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर, तो ये कमजोर धरातल है जो क्षैतिज दिशा में पाया जा रहा है, वहां फैल जाए और वहां पर अलावा चले जाए, तो कौन सी आकृति बन जाती है भाई? लैपोलिथ बन जाती है। और यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। देखो भाई, यहाँ पर जम और यहाँ पर एक अलग आकृति यहाँ पर बना ली है, इसमें जम गया, तो ये लैपोलिथ हो जाता है अपना। ठीक है, और यदि ये तस्तरी के आकार में जम जाए तो ये लैपोलिथ होता है। क्या होता है? लैपोलिथ। तो यहाँ से उठा तो क्षैतिज धरातल, क्षैतिज धरातल मतलब कि इधर जो कमजोर था, तो यहाँ पर जगह मिल रही, तो यहाँ पर लावा घुस गया। और यहाँ पर जो है जब ये एक तस्तरी आकार बना लिया यहाँ पर ये, तो इसको हम लैपोलिथ बोल देते हैं। उसके बाद फैकोलिथ की बात करूं। क्या? फैकोलिथ की। फैकोलिथ क्या है भाई? देखो, तुमको दिखाई थी ना पीछे मैंने एस वेव, एस तरंग, वही समझ लो इसको एक तरह से, मतलब दिखने में। ये देखो, ये क्या है? ये सब लावा जम गया है, ऐसा ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? फैकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। ध्यान रखना है जो आकृति है किस प्रकार की है, इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ, तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में, तभी कई बार क्या होता है कि अंदर धरातल के अंदर जो चट्टानें हैं वो कई बार ऐसी मोड़दार होती हैं, तो उसी में लावा जम गया, तो इससे जो बनते हैं उसको फैकोलित बोलते हैं। तो ये लिखा है कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अवनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है, ध्यान रखना। अब ये अपनति और ये अभिनति क्या है, देखो आगे चले तो ये पूरा फैकोलित है तुम्हारा, ये क्या है पूरा फैकोलित है, तो इसको बोलते हैं अपनति, यानी कि अवनति के तल में। और ये आपका है भाई अपनति है, कह लो इसको भी अपनति कह लो, ठीक है। ये आपका अपनति के ऊपर मतलब अपनति के यहाँ पर और अभिनति के पास जमा हो जाए उसको बोलते हैं फैकोलित, ठीक है। ये लिखा है कि जब मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर, ठीक है, और अभिनति के तल में, यही है भाई, यही तो चीज बताई तुमको मैंने यहाँ पर। या इसको हम क्या बोलते हैं, देखो तल है, ये आपका अभिनति है, तो यहाँ पर इसके तल में और अभिनति के ऊपर यहाँ पर पूरा क्या जमाव तुमको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं फैकोलित, ठीक है। और ये परतनुमा लहरदार चट्टान एक निश्चित वाहक नली से मेगा भंडार से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैथोलित में विकसित होते हैं, और यही क्या फैकोलित कहलाता है। कहने का मतलब है जो ये लहरदार आपकी अवस्था बनी है तो कहीं ना कहीं ये मैग्मा भंडारों से जुड़ी रहती है, जहां से इनको मैग्मा मिलता है, तो आपका फैकोलित बन जाता है। उसके बाद बात करें सील की, सील आप देखो इसमें ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या है सील है, सील ध्यान रखना है। तो क्या है ये देखिए, तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तलों में चारित्रिक रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। अब सील कब कहेंगे सीट कब कहेंगे वो बताऊंगा तुम्हें भी, ठीक है। देखिए जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान क्या जो कि धरातल के अंदर जम गई हैं, तो वो क्षैतिज तल में चारित्रिक रूप से, चारित्रिक रूप यानी कि इस प्रकार से, इस रूप में, ठीक है, जो मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ तुम्हें, इसको हम बोलते हैं चारित्रिक रूप में ठंडा हो जाए, तो इसको सील या सीट कहते हैं। अब सील कब कहेंगे सीट कब कहेंगे, तो जमाव के मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जा सकता है। जमाव कितने जमाव जो हुआ है कितना मोटा है वो जमाव, उसको सील कहेंगे सीट कहेंगे। देखो कम मोटाई वाले जमाव को हम क्या कहेंगे सीट कहेंगे, और अधिक मोटाई वाले जमाव को हम सील कहते हैं। जैसे कि अगर मैं हम देखें यहाँ पर, देखो इसकी मोटाई मेरे को थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, इसकी मोटाई थोड़ी मुझे ज़्यादा दिख रही है, इसकी थोड़ी कम दिख रही है जमाव की, तो जो कम मोटाई वाला इसको मैं क्या कहूँगा भाई सीट कह दूंगा, तो इसको मैं सीट कह दूंगा, और इसकी मोटाई ज़्यादा इसको मैं क्या कह दूंगा भाई सील कह दूंगा। समझ आ गया तुम्हें। आगे चलो, आगे हम बात करेंगे डाइक की। डाइक क्या है आप पहले इमेज देखिए, ये डाइक है, ये क्या है पूरा डाइक है, ये भी आपका क्या है डाइक है पूरा, ये भी डाइक है, ये भी डाइक है, ठीक है, पूरा ध्यान रखना है। अब ये है क्या डाइक, आपका डाइक इसको मतलब क्या होता है, देखो जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है, मान लो ये धरातल है, ठीक है, और जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग क्या होता है समकोण होता है। मान लो यहाँ पर धरातल में दरार है, यहाँ पर क्या है दरार है, और यहीं से लावा बिल्कुल निकल रहा है समकोण में, और यहीं पर जम गया, तो ऐसी आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है ऐसी आकृति बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं डाइक बोलते हैं। समझ आ गया। तो ये लिखा है जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर, क्योंकि देखो ना धरातल ये उसके समकोण पर ही तो है, धरातल के समकोण पर होता है, अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो ये एक दीवार की तरह संरचना बना लेता है। देखो लो दीवार की तरह संरचना तो बन गई, यहाँ से पूरी अलग से ऐसा लग रहा है अलग से दीवार निकल गई है, तो ये संरचना डाइक कहलाती है। समझ आ गया। और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में ये आकृति बहुलता पाई जाती है। जो अपना पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र है वहां पर हमको ये चट्टानें जो है डाइक जो है हमें ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती है। और ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। कहने का मतलब है जो ज्वालामुखी उद्गार से बना दक्कन ट्रैप है जो कि बेसाल्ट प्रवाह मैंने तुम्हें बताया था है ना, तो उसके विकास में जो डाइक उद्गार है, मतलब कि जो डाइक मैंने बताया इसी का विकास समझा जाता है। मतलब कि ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ है ना है डाइक के विकास में उस ज्वालामुखी उद्गार को ही समझा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। समझ आ गया। तो ये तुम्हारा डाइक भी हो गया, और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप तुमको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो भाई कमेंट कर देना, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। फाइनली तुम्हारा चैप्टर लेकिन यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसके बाद अगले चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। बाकी वीडियो तुम्हें पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक कर सकते हो भाई, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलता है तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।